है, लेकिन दिल पे नहीं लेना। 1 से लेके 5 तक स्किम कर लेने हैं। अगर इसमें से कभी आपके पास ज़िंदगी में टाइम हो और आप कहें कि मैं किसी एक चैप्टर को टाइम दे सकता हूँ, दे सकती हूँ, तो चैप्टर 4 में थोड़ी सी क्रैमिंग और थोड़ा सा आईटी वाली चीज़ें हैं। तो अगर कभी भी वो सीधा रट्टे वाला सवाल बनाने के मूड में बैठे हुए, तो चैप्टर 4 इज़ आइडियल टारगेट, जहाँ से सीधा सीधा सा कोई रट्टे वाला सवाल बन सकता है। अदरवाइज बाकी लॉजिकल सवाल हो, आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हो, आप उस अंडरस्टैंडिंग से आंसर कर सकते हैं। बगैर टाइम गुजारे हम एक इंपॉर्टेंट चैप्टर की तरफ आते हैं, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर 7 कंपेटिटिव फोर्सेस की बात करता है। चैप्टर 7 एक्सटर्नल एनालिसिस की बात करता है। आपको याद होगा मैंने कहा था कि एक इंटरनल एनालिसिस होता है, एक एक्सटर्नल एनालिसिस होता है। इंटरनल एनालिसिस चैप्टर 8 डील करता है। एक्सटर्नल एनालिसिस का मतलब है आपने अपने इदारे के बाहर देखना है क्या चल रहा है। बाहर कुछ चीज़ें जो एनवायरनमेंट की होती हैं, आपको पॉलिटिक्स देखनी होती हैं, आपको लॉज देखने होते हैं, आपको सोसाइटी को देखना होता है, आपने एनवायरनमेंट को देखना होता है, आपने इन सारी चीज़ों को देखना होता है। ये आपके फिजिकल एनवायरनमेंट है इर्द गिर्द की, इसको हम पेस्टल कहते हैं, जिसमें हमने कहा कि वो 5 चैप्टर्स हैं। और देन आपने देखना होता है आपके कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं। आप सिर्फ अपने बिजनेस को देखते रहेंगे तो कभी कामयाब नहीं होंगे। आपने ये ज़रूर देखना है कि मार्केट में क्या चल रहा है, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। तो दिस चैप्टर इज़ अबाउट मार्केट किसे कहते हैं, इंडस्ट्री किसे कहते हैं, कंपटीशन किसे कहते हैं, आपने कंपेटिटर से बेहतर कैसे परफॉर्म करना है, आपने अपनी प्रोडक्ट्स को किस तरह से देखना है। तो ये एक बड़ा मज़ेदार सा चैप्टर है जिसमें ये कॉन्सेप्ट्स हैं कि हाउ टू डू बिजनेस और हाउ टू सी द थिंग्स। तो अच्छी बात यह है कि मैनेजरियल पोर्शन का या पूरे एमएफए का जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है सबसे मज़ेदार। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कस्टमर्स और मार्केट का कॉन्सेप्ट आता है। मार्केट कैसे कहते हैं, एक ऐसी जगह जहाँ बाइंग एंड सेलिंग होती है। हम कहते हैं जूतों की मार्केट है, फर्नीचर की मार्केट है, किताबों की मार्केट है, इवन सीए कॉलेज की मार्केट बनी हुई है अब तो मार्केट इज़ अ प्लेस जहाँ बायर भी मौजूद है, सेलर भी मौजूद है। ये ऑनलाइन भी हो सकता है, ये फिजिकल भी हो सकता है। दराज एक मार्केट है, ऑनलाइन ऐप स्टोर्स मार्केट है, ऑनलाइन मार्केट्स अवेलेबल हैं। तो मार्केट इज़ अ प्लेस जहाँ बाइंग एंड सेलिंग होती है। मार्केट को आप प्रोडक्ट या सर्विस किसी भी हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। कपड़ों की मार्केट, बैंकिंग की मार्केट, ट्रैवल की मार्केट। आप कस्टमर्स के हिसाब से भी कर सकते हैं कि हाँ भाई ये कंज्यूमर हैं, ये बच्चे हैं, ये बड़ों की मार्केट है, ये ख़वातीन हैं, ये आप जेंडर्स वगैरह उस तरह से भी कर सकते हैं। जियोग्राफिकल एरिया से भी कर सकते हैं। लाहौर की मार्केट है, कराची की मार्केट है, इस्लामाबाद की मार्केट है, मिडल ईस्ट की मार्केट है, नॉर्थ अमेरिका की मार्केट है। तो मार्केट लोकेशन के हिसाब से भी आप बोल सकते हैं, किसी प्रोडक्ट या सर्विस के हिसाब से भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑडिट सर्विसेज प्रोवाइड करने की मार्केट है। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग सर्विसेज की भी एक मार्केट है कि बहुत सारे मार्केटिंग के सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे, आप उनको पैसे देंगे, आप उनसे उनकी सर्विसेज ले रहे होंगे। तो प्रोडक्ट या सर्विसेज, कस्टमर्स या जोग्राफिकल एरिया, नॉर्मली ये 2-3 तरह की कैटेगरीज होती हैं जिसमें आप मार्केट को डिफाइन करते हैं। जब मार्केट की बात आती है तो फिर कॉन्सेप्ट आता है इंडस्ट्री और सेक्टर। इंडस्ट्री कहते हैं एक ब्रॉडर रेंज को। इंडस्ट्री इज टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जितना भी कपड़े से रिलेटेड काम है इस पूरी इंडस्ट्री में होता है। इंडस्ट्री इज एजुकेशन इंडस्ट्री, पूरे पाकिस्तान में जितनी भी तालीम दी जा रही है वो एक इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री इज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, ये है इंडस्ट्री। फिर इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, उनको हम कहते हैं सेक्टर। फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल की इंडस्ट्री में जिनिंग अलग काम है, वीविंग अलग काम है, डाइंग अलग काम है। यानी कि कपास से लेके एंड के कपड़े तक अलग अलग सेक्टर्स इन्वॉल्व हैं। कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ कपास में से रुई अलग कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो रुई से धागा बना रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो धागे से कपड़ा सी रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो कपड़े को कलर कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो कपड़े की निटिंग सेटिंग वगैरह करके उसको एक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो बना बनाया कपड़ा लेके बेच रहे हैं। ये है सब कपड़े की इंडस्ट्री। लेकिन इस सारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग सेक्टर्स हैं। तो इंडस्ट्रीज बेसिकली सिमिलर गुड्स और सर्विसेज पे एक इंडस्ट्री होती है। एग्जांपल दी किताब ने एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन। इंडस्ट्री में अलग अलग सेगमेंट्स हो सकते हैं, तो एक सेगमेंट को, छोटे सेगमेंट को हम सेक्टर कह रहे होते हैं। मैनेजमेंट को, अब हम अगर बिजनेस में तो हमें समझना होगा हम कौन सी इंडस्ट्री में, या हम एजुकेशन इंडस्ट्री में, हम कौन से सेक्टर में, हम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस या सीए की तालीम देने वाले सेक्टर में। तो इंडस्ट्री हो गई एजुकेशन। तो आपको जब आपने बिजनेस करना है तो आपको पता होना चाहिए आपकी इंडस्ट्री कौन सी है और आपका सेक्टर कौन सा है। इंडस्ट्रीज की बात करें तो बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं। कुछ फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्रीज होती हैं, टुकड़ों में टूटी हुई इंडस्ट्रीज होती हैं, यानी कि होती इंडस्ट्री है लेकिन उसको इंडस्ट्री क्या क्या आप उसको पहचान नहीं देते। फॉर एग्जांपल लाहौर में जितने भी लोग गोश्त बेच रहे हैं वो भी तो एक इंडस्ट्री है, जितने लोग पान बेच रहे हैं वो भी तो इंडस्ट्री है, जितने हेयर ड्रेसर्स हैं, जितने ड्राई क्लीनर्स हैं।
तो कहीं ना कहीं वो है तो एक इंडस्ट्री, लेकिन वो इतने छोटे 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 टुकड़ों में डिवाइड हुई हुई है कि हम उसको एज अ होल इंडस्ट्री के तौर पे रिकग्नाइज नहीं करते, या हम उसको उस तरह से नहीं सोचते। फॉर एग्जांपल जैसे हम ऑयल एंड गैस की इंडस्ट्री को सोचते हैं या एजुकेशन इंडस्ट्री को सोचते हैं, तो कुछ होती हैं फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्रीज़, कुछ होती हैं इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़, ऐसी इंडस्ट्रीज जो भी आहिस्ता आहिस्ता नई आ रही हैं दुनिया में नई आ रही हैं, पाकिस्तान में नई आ रही हैं। एयर स्पेस, पाकिस्तान में 5G वगैरह से रिलेटेड हम कहेंगे ये इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ हैं। तो ऑनलाइन एजुकेशन, मतलब पहले एजुकेशन एक इंडस्ट्री थी, अब एक ऑनलाइन एजुकेशन एक इमर्जिंग इंडस्ट्री है। और आहिस्ता आहिस्ता FSC के कॉलेजेस, फिर उससे पीछे मैट्रिक, फिर उससे पीछे, और एक टाइम होगा कि कुछ ईयर्स के बाद जो है वो बिल्कुल जूनियर तरीन क्लासेस में भी ऑनलाइन एजुकेशन अच्छी खासी आ गई होगी। तो आज वो इंडस्ट्री है इमर्ज हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हो रही है। कुछ मैच्योर इंडस्ट्रीज़ होती हैं, चलते चलते एक फिक्स जगह पे पहुंच गई, अब उसमें को बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रही, एक स्टेबल जगह पे। फॉर एग्जांपल डीप फ्रीजर्स, फॉर एग्जांपल घर के होम अप्लाइंसेस, फर्नीचर, ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो एक जगह जाके रुक गई हैं, अपनी मेच्योरिटी पे पहुंच गई हैं, अब उसमें को बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। फिर डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज़ मेच्योरिटी पे पहुंचने के बाद नीचे गिर रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। फैक्स वगैरह, वो पुराने दौर के टेलीफोन सेट्स, आपका पुराने लेटर्स, पोस्ट कार्ड, ये सारी इंडस्ट्री ये डिक्लाइन हो रही है, ये अब ख़त्म होती जा रही है। ग्लोबल इंडस्ट्रीज़ आप यूँ भी कह सकते हैं कि जी ये ग्लोबल इंडस्ट्री है, ये इंटरनेशनली भी चलती है। तो IT से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको अब हम कहते हैं कि वो ग्लोबल इंडस्ट्रीज़ हैं। तो क्या इंडस्ट्रीज़ और सेक्टर्स की बात समझ आई? तो जस्ट इन्होंने मुख्तलिफ एग्जांपल्स दिए हैं। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है कन्वर्जन्स का। जब इंडस्ट्रीज़ की और सेक्टर की बात करते हैं तो पहले ही होता था कि इंडस्ट्री अलग है, ये इंडस्ट्री अलग है, लेकिन अब दुनिया में कन्वर्जन्स होना शुरू हो गई है। कन्वर्जन इज़ जब एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री के साथ मर्ज कर जाती है, एक इंडस्ट्री दूसरे के साथ जुड़ जाती है और वो मिल के काम करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कैमरा एक अलग इंडस्ट्री में होता था और फ़ोन एक अलग इंडस्ट्री में होता था, दोनों इंडस्ट्रीज जुड़ गई। क्लासेस फिज़िकल अलग होती थी और ऑनलाइन में कुछ चीज़ें अलग से बेची जाती थी। ऑनलाइन की जो शॉपिंग और ऑनलाइन की बाइंग और फिज़िकल कॉलेजेस आपस में मर्ज हो गए और हम कहेंगे जी कन्वर्जेंस हो गई। टीवी ओरिजिनली घर में देखने के लिए इस्तेमाल होता था, बट हम एजुकेशनल सेक्टर में उसको एक टूल के तौर पे हमने ले आए, कन्वर्जन हो गई। इसका मतलब है कि टीवी बनाने वालों को ये समझना होगा कि उनका टीवी घरों के अलावा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी यूज़ हो सकता है, प्रोजेक्टर के रिप्लेसमेंट के तौर पे भी यूज़ हो सकता है, हाई क्वालिटी डिवाइस के तौर पे भी यूज़ हो सकता है। तो इसका क्या मतलब होगा कि वो उन तमाम यूज़र्स को समझेंगे। तो कन्वर्जेंस इज जिसमें दो या दो से ज़्यादा इंडस्ट्रीज आपस में कन्वर्ट होके एक इंडस्ट्री का पार्ट बन जाते हैं। ये डिमांड लेड कन्वर्जेंस भी हो सकती है और सप्लाई लेड कन्वर्जेंस भी हो सकती है। डिमांड लेड कस्टमर ने कहा भाई हमें ये चीज़ चाहिए, और सप्लाई लेड मैन्युफैक्चरर को लगा कि हमें ऐसा कर देना चाहिए। कैमरा बनाने वालों, वो मोबाइल बनाने वालों को लगा कि हमें कैमरा दे देना चाहिए, लोगों ने नहीं मांगा था। अच्छा, हम फिज़िकल क्लास पढ़ा रहे थे, बच्चों ने आके कहा कि जी हमें इसकी रिकॉर्डिंग भी चाहिए, हम उसके अलग से पैसे देने को तैयार हैं। तो कभी कभी कन्वर्जेंस ऐसी होती है जो आपसे डिमांड की जाती है और कभी कभी कन्वर्जेंस ऐसी होती है जो आप खुद प्रोवाइड करते हैं। तो सप्लाई लेड का मतलब है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और डिमांड लेड जो कि कस्टमर की तरफ से आई। कस्टमर न्यूज़पेपर जो है वो ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहता था, उसने न्यूज़पेपर वालों से कहा जी देखें डॉन न्यूज़ फलाना न्यूज़ तो ऑनलाइन दे रहे हैं, आप क्यों नहीं दे रहे। लोग यूट्यूब पे जाते थे और उसके बाद जियो देखना बंद कर दिया, ARY देखना बंद कर दिया, और जब उनकी व्यूवरशिप कम हुई, उन्होंने जब फीडबैक लिया तो लोगों ने कहा भाई अब हम यूट्यूब पे जाते हैं, वहाँ पे इतने सारे चैनल्स मौजूद हैं। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है हम भी यूट्यूब पे आ जाते हैं। तो वो वाली जो इंडस्ट्री है वो यूट्यूब पे चली गई। तो कन्वर्जेंस कस्टमर की वजह से भी हो सकती है और सप्लायर की अपनी स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। क्लियर? पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल हमारे सिलेबस में जो 8-10 मॉडल्स हैं उनमें से एक बड़ा मशहूर मॉडल 5 फोर्सेस। ये कहते हैं कि जब भी आपने किसी भी इंडस्ट्री के कंपटीशन को देखना है, किसी भी जगह आपने देखना है कि कैसा कंपटीशन है, आपने इन 5 फोर्सेस को देखना है। वहाँ राइवलरी कितनी है, कस्टमर्स के पास बार्गेनिंग पावर कितनी है, सप्लायर्स के पास बार्गेनिंग पावर कितनी है, न्यू एंट्रेंट्स का क्या थ्रेट है, न्यू सब्सटीट्यूट का क्या थ्रेट है। कोई भी आपने बिजनेस करना है, किसी भी तरफ जाना है, तो आपको ये देखना होगा कि ये चीज़ें किस तरह से हैं। एक एग्जांपल है, मैं कहता हूँ मेरे पास 10 करोड़ रुपए,
और मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं फ़ैन मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री में जा सकता हूँ, मैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है, इस तरफ जा सकता हूँ, मैं सीए का कॉलेज खोल सकता हूँ। 10 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। अब इनमें से कौन सा काम अच्छा है, कौन सा बुरा, ये एक फैक्टर की बेस पे डिपेंड नहीं करेगा। आप इधर देखें तो पैसा ही पैसा, कार्बोनेटेड ड्रिंक, ठीक, लेकिन इसके अपने कुछ मसलों मसाइल होंगे। आप इधर देखें, अच्छी खासी खुआरी, लेकिन इसके अपने कुछ फ़ायदे भी होंगे। आप इसे देखें तो ये एक अलग तरह का बिज़नेस है, लेकिन अगर मैं किसी भी बिज़नेस को एक वेरिएबल की बेस पे दूसरे से कंपेयर करूंगा तो बात नहीं बनेगी। तो आप 5 डायमेंशंस में देखते हैं। 5 डायमेंशंस क्या है? राइवलरी कितनी है, मुकाबला कितना ज़्यादा है। फिर आप ये देखते हैं सप्लायर के पास कितनी बार्गेनिंग पावर है, सप्लायर कितनी ताकत में है। एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको पॉइंट समझ आएंगे, फिर मैं आपको एक डायग्राम पे इसको थोड़ा सा रीड आउट भी करवा दूंगा। कस्टमर्स के पास कितनी बार्गेनिंग पावर है, फिर नए लोगों के आने पे कोई बैरियर्स लगे हुए हैं, एग्जिट पे बैरियर हो या एंट्री पे बैरियर हो, तो इसका मतलब है नए लोग उसमें नहीं आ सकते। मैं आज एक दुकान शुरू करूं, बड़ा अच्छा कारोबार करूं, उसके बाद थोड़े अरसे बाद साथ एक बंदा दुकान खोल के बैठ जाए और जो है वो मेरा बिजनेस टूट जाए। लेकिन अगर एक ऐसा बिजनेस हो जिसमें एंटर होना ही इतना मुश्किल है, तो शायद ये एक अच्छा बिजनेस है। फिर सब्सटीट्यूट का क्या थ्रेट है? अब क्या होगा, मैं ये जो 3 डिसीजंस हैं कि मैं क्या करूं, मैं इन 5 फैक्टर्स की बेस पे देखूंगा। फैन मैन्युफैक्चरिंग में राइवलरी अच्छी खासी है, मिलते जुलते साइज़ की कंपनीज हैं, मिलते जुलते ब्रांड्स हैं, मिलती जुलती प्राइस है, मिलती जुलती वारंटी है। आप मार्केट में जाते हैं, आपको 15 तरह के ब्रांड्स नज़र आते हैं, आप जाके जो सबसे कम पैसों में सबसे अच्छी वारंटी देते हैं और थोड़ा सा एक रिकग्नाइज नेम होता है, आप लेके आ जाते हैं। इसका मतलब है फ़ैन की इंडस्ट्री में घुसने का मतलब है कि मुझे बड़ी मेहनत के बाद 4% ऑफ द मार्केट का शेयर मिलेगा। तो इस फैक्टर में कोई मज़ेदार बात नहीं लग रही फ़ैन मैन्युफैक्चरिंग। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वो हो ज़बरदस्त, पाकिस्तान भर में 2-3 मेन प्लेयर्स हैं, पेप्सी कोक के बाद मुश्किल से मेज़ान और थोड़ा सा गोर में, पूरा पाकिस्तान मौजूद है। 1 अरब बोतल पी जाती है एक महीने में, इतनी बड़ी मार्केट है, और 3-4 प्लेयर्स। तो इस फैक्टर से तो लग रहा है कि पंखा बनाने वाली कंपनी नहीं बनानी चाहिए, क्या बोल रहे हैं, लेकिन एक फैक्टर पे देखेंगे रुल जाएंगे। हमने देखने हैं सारे फैक्टर्स। सप्लायर की बार्गेनिंग पावर कितनी है फैन मैन्युफैक्चरिंग में? अच्छा चलें, राइवलरी की बात कर रहे हैं तो सीए कॉलेज में बात करते हैं, दरमियानी है, उतने कम नहीं है उतने ज़्यादा नहीं है। तकरीबन कुछ शहरों में राइवलरी ज़्यादा है, कुछ में कम है। अगर मैं लाहौर की बात करूं तो लाहौर में 5-6 कॉलेजेस हैं, मतलब वो 3-4 या 2-3 नहीं है, 5-6 हैं, दरमियाने लेवल की मुकाबला है, मिलती जुलती प्राइसेस हैं, कहीं ना कहीं कंपटीशन है, और सेक्टर ऐसा है, सर्विस सेक्टर के टीचर बेस के ऊपर चीज़ें चल रही हैं। तो इसकी राइवलरी समझी, उसकी राइवलरी समझी, उसकी राइवलरी समझी। बार्गेनिंग पावर सप्लायर के पास कितनी है? सप्लायर जो कि हमें चीज़ें प्रोवाइड करता है, जो हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। फैन मैन्युफैक्चरिंग में कोई मसला नहीं है, आप एक आवाज़ लगाएं इंटरनेट पे कि मुझे पंखा इंपोर्ट करना है, आपको 25 लोग रब्ता करेंगे कि जी मैं आपको इंपोर्ट करके दे देता हूँ, मेरा फलाना कंपनी में रब्ता है, मैं फलाना मुल्क से आपको मंगवा के दे दूँगा। इसका मतलब है आप सप्लायर के हाथों ब्लैकमेल नहीं होने वाले। यहाँ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में आए तो पता ही लगा कि जी पूरे पाकिस्तान में फ़लाना तरह की गैस या फ़लाना तरह का इक्विपमेंट सिर्फ़ और सिर्फ एक ही डीलर सप्लाई करता है, और वो जब रेट बढ़ाता है तो सबको रेट बढ़ाने पड़ जाते हैं। तो बार्गेनिंग पावर सप्लायर के पास है, वो रगड़ देगा हमें, वो जब रेट बढ़ाएगा हम मजबूर हो जाएंगे, हमें पता लगेगा पूरे पाकिस्तान में हम इसके अलावा कहीं जा नहीं सकते। अब फॉर एग्जांपल सिर्फ एक अकेला इंपोर्टर हो और पाकिस्तान भर की 10 कंपनियों को, 4-5 कंपनियों को सप्लाई करता हो, या बोतलें बनाने का लाइसेंस सिर्फ एक इदारे के पास हो या 2 इदारों के पास हो, तो वो तो खा जाएंगे आपको। तो फैन में सप्लायर ब्लैकमेल नहीं करेगा आपको, बट यहाँ कर सकता है। सीए कॉलेज, अब सीए कॉलेज का सप्लायर कौन है? टीचर्स, सर्विस प्रोवाइड करें। अब स्ट्रेंथ में है, मतलब आज से 15-20 साल पहले सीए के कॉलेज में जो टीचर्स हैं वो उस तरह से बार्गेनिंग पावर उनकी उतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अब बार्गेनिंग पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अब जो है मुश्किल हो जाएगा कि आप ऐसा कर रहे होंगे कि आप कॉलेज बनाएंगे और आप फंसे हुए होंगे चंद सर्विस प्रोवाइडर्स के हाथों। वो कहेंगे जी पैसे बढ़ाने, आप कहेंगे क्यों? वो कहेंगे अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ। वो कहेंगे पैसे बढ़ाने हैं, हम कहेंगे अच्छा पैसे बढ़ा दिए, बच्चों से पैसे ज़्यादा लें। वो कहेंगे नहीं नहीं हम अच्छे लोग हैं, बच्चों से ज़्यादा पैसे नहीं लेने। तो भाई बच्चों से ज़्यादा पैसे नहीं लेने तो आप कम कर लो। नहीं हम तो सर्विस प्रोवाइडर हैं, हम तो सर्विस। तो एंटरप्रेन्योर फंस गया है।
एंटरप्रेन्योर बार्गेनिंग पावर, अब समझ आ रही बार्गेनिंग पावर क्या है? आप हॉस्पिटल बनाएं और डॉक्टर्स के हाथों ब्लैकमेल होते रहें, तो ऐसा बिजनेस जिसमें सप्लायर आपको तंग करेगा, तो बार्गेनिंग पावर सप्लायर के पास ज़्यादा है। कस्टमर की बार्गेनिंग पावर, फ़ैन मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा है। पसंद का फ़ैन लेगा, पसंद का डिज़ाइन चाहिए, पसंद की कीमत चाहिए, पसंद की वारंटी चाहिए। वो कहता है कि जी लाइफ टाइम वारंटी जो है वो पंखे की मुझे 3 नस्लों तक चाहिए, कि मेरी 3 नस्लों की ज़िंदगी भर जो है ना ये पंखा ख़राब ना हो। तो वहाँ पे कस्टमर बहुत ताकत में है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ऑप्शंस ही नहीं है, थोड़े से ही ऑप्शंस, और कई दफ़ा बेचारा कस्टमर तो इतना बाउंड हुआ हुआ है ना अपने ब्रांड से कि पेप्सी नहीं मिल रही तो वो कहेगा मैं मर जाऊंगा, मैंने कोक नहीं पीनी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कस्टमर्स जो है वो बहुत ज़्यादा आपको वो कर सकते हैं, इतनी दुनिया, इतने कस्टमर हैं, एक जगह एक गाँव नहीं पिएगा आपकी बोतल, दूसरा गाँव पी लेगा। तो तकरीबन दरमियान सी कस्टमर्स की बार्गेनिंग है। सीए के अंदर बार्गेनिंग बहुत बढ़ गई। बच्चा आगे कहता है पसंद के कॉलेज में पढ़ूंगा, पसंद का माहौल मिलना चाहिए, पसंद का टीचर मिलना चाहिए, पसंद के टाइम पे मिलने चाहिए, और बस 2-1 हज़ार रुपये ले लें, इससे ऊपर आपने बात की तो कत्लो गारत हो जाएगी यहाँ। तो यहाँ पे अब क्या होगा, बिजनेस फंसता है, सप्लायर भी बार्गेनिंग पावर वाला, कस्टमर भी बार्गेनिंग पावर है। अब बिजनेस, कस्टमर कहता है मुझे सस्ते में दो, सप्लायर कहता है मुझे महंगे, मतलब टीचर महंगे, बच्चे सस्ते, इन्वेस्टर फंस गया। शुक्र है इन्वेस्टर टीचर है, इन्वेस्टर की बचत टीचर होने में है, वरना टीचर नहीं है तो ख़त्म है कहानी। तो जहाँ जहाँ टीचर्स वाला मॉडल चल रहा है वो सरवाइव कर जाते हैं। तो एज अ बिजनेस, बात समझ आई। देन अगर हम बात करें अगली चीज़ की, एग्जिट और एंट्री बैरियर। पंखा बनाने वाली कंपनी, मैं आज शुरू करूँगा, कल को और शुरू कर लेगा, लाख रुपए जिसके पास है वो पंखे का काम शुरू कर सकता है। एंट्री पे बैरियर ही नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं लेने लंबे चौड़े, कोई बहुत ज़्यादा इस तरह से नहीं है, कोई 7-8 करोड़ नहीं लगाना, बहुत ही आसान है एंटर होना। तो ऐसा बिज़नेस जिसमें मैं एंटर हूँगा और कभी भी कोई भी एंटर हो सकता है, तो ये बहुत अच्छा बिज़नेस नहीं है। अच्छा बिज़नेस वो है जिसमें एंटर होने में दिक्कत हो और एंटर जब हो जाए तो बाहर भी इतने आराम से ना निकल रहे हो। यानी कि जिस बिज़नेस में एंट्री एग्जिट ज़रा ज़्यादा मुश्किल है ना, वो बिज़नेस मज़ेदार बिज़नेस है। तकलीफ तो होगी आते हुए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम आज दुकान बनाएं और पता लगे कि 1 महीने बाद ही कोई और साथ आके खड़ा हो गया। ये पता है कि जी कितना अरसा लगेगा, तो फ़ैन में कोई भी साथ आके खड़ा हो जाएगा। लेकिन बेवरेजेस, बहुत बड़ा प्लांट चाहिए, 25,000 किस्म के लाइसेंस चाहिए, इतनी सारी अथॉरिटीज़ के अप्रूवल चाहिए, इतने सारे क्वालिटी चेक्स चाहिए, इतने सारे सर्टिफिकेशंस चाहिए, आपकी फैक्ट्री इतनी दूर हो, धुआं ना निकालती हो, ऐसा ना हो, वैसा ना हो, ये कानून वो कानून, एक लिस्ट ऑफ थिंग्स दी हुई है। तो इसका मतलब है कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में एंटर हों तो कम से कम आप अगर डेवलप हों तो 4-5 साल आपको कंपटीशन नहीं मिलना, ज़्यादा नए बंदों ने नहीं करना, पुरानों से ही लड़ना है। सीए का कॉलेज दरमियान में आ गया, ना उतना आसान है फैन मैन्युफैक्चरिंग की तरह, ना उतना मुश्किल है कि आपको को 25,000 तरह के लाइसेंस चाहिए हो, कैपिटल इंटेंसिव है। ज़ाहिर है आपको एक छोटी सी जगह के अंदर जो है, मतलब इस बिल्डिंग के अंदर भी जितने एसी हैं और मज़ीद एसी जो लग रहे हैं, तो तकरीबन 32-35 के करीब तो एसी 2 कनाल के सेटअप में चाहिए, कुर्सियाँ और ये सारा कुछ है। मतलब आपने कभी गौर भी नहीं किया होगा, ये जो पीछे ये सिर्फ जो 6 बेंच पड़े हुए हैं ये 2 लाख रुपए से ऊपर के हैं। मतलब इस कमरे में अगर हमने सिर्फ बेंच बिछाए हुए हों तो इस कमरे में 8 से 9 लाख रुपए के बेंच आए सिर्फ एक कमरे में। हर चीज़ कहाँ पे पहुँची हुई है, लोहे का रेट कहाँ पे है, सारा कुछ है। तो इसका मतलब ये है कि आप एक कैंपस को लेके उसको स्टैब्लिश करते हैं तो ये बात करोड़ों की है। उसके बाद फिर एडवांसेस और इस तरह के और इतने सारे मसलों मसाइल। तो इसका मतलब है कि ये कार्बोनेटेड ड्रिंक जितना मुश्किल नहीं है, लेकिन दरमियाना मुश्किल ज़रूर है। अगला फैक्टर क्या था, साथ स्क्रीन भी खोल लेते हैं ताकि आपको साथ साथ नज़र आए। उम्मीद है कि ये कैफ रिवीजन क्लासेस के फोल्डर में पड़ा हुआ होगा। वेरी गुड, यहाँ से तो उसका एंगल ही बड़ा ख़राब हो रहा है। सीएम में ऑडिट एमएफ है, मेरा एंगल बहुत ही टेढ़ा एंगल आ रहा है। और यहाँ ये स्लाइड्स है, सेकंड वाला स्लाइड्स है, कुछ भी नहीं है। चैप्टर 7 है, लग रही हमारा वाला ही चैप्टर 7 हो। ठीक है, चैप्टर 7 की भी 2 वर्जन मैंने दिए थे, ये फॉर्मेटेड वर्जन था,
हाँ जी, थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट। फ़ैन बनाने वाले फ़ैन शुरू करेंगे तो फ़ैन का मुतबादिल क्या है? इतना महंगा मुतबादिल, ये कौन सा मुतबादिल होता है? वाह, बहुत ही अमीरों वाली बात कर दी कि फ़ैन का मतलब सब्सटीट्यूट शुड बी जो उसके आसपास की चीज़ हो। पेडिस्टल फ़ैन और कुछ ज़्यादा गेम नहीं समझ आ रही। इसका मतलब अच्छा काम है, ये चलने वाला काम है, अगले 50 साल तक चलता रहेगा। ठीक है, एसी का सब्सटीट्यूट है, इन्वर्टर है या कुछ और इस तरह से। लेकिन फ़ैन, जब तक कि फ़ैन बहुत ही ज़्यादा जो है वो ऐसे ना हो कि वो ख़ास इत्र वाले फ़ैन जो चलते हैं तो कमरे में महक हो जाती है और जो है वो इस तरह से करके, मतलब उसमें इतनी वैरायटी कोई कराए तो कराए, अदरवाइज़ इसमें सब्सटीट्यूट वाला चक्कर उस तरह से नहीं है। हाँ, आपके कंपेटिटर आपका सब्सटीट्यूट है, लेकिन मार्केट की और प्रोडक्ट्स आपका सब्सटीट्यूट नहीं है। कार्बोनेटेड ड्रिंक, गवर्नमेंट ने बैन लगाया, ख़बरदार स्कूल्स कॉलेज में कार्बोनेटेड ड्रिंक नहीं चलेगी। कंपनियों का ख्याल था बच्चे मर जाएंगे, बच्चों ने जूस पीने शुरू कर दिए। उनको सिर्फ पैसे उजाड़ने थे वालिदैन के, तो उन्होंने जूस पीने शुरू कर दिए। जूसों में वैरायटियाँ आ गई, तो बड़े अरसे से स्कूल कॉलेजेस में कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो जहाँ ज़्यादा रेगुलेशन है वो नहीं दे रहे, बट लोग ज़िंदा हैं। इसका मतलब है कि वो ईजीली सब्सटीट्यूटेबल था, उसको आराम से उन बोतलों को लोगों ने जूस से किसी और चीज़ से रिप्लेस कर दिया। सीए की रिप्लेसमेंट एसीसी आया, एक टाइम पे मार्केट में रहा, टफ टाइम दिया, सीए में एडमिशन्स कम हुए, और फिर आई के अपने इस तरह का सेटअप बनाया कि एसीसी भाग गया। फिर उसके बाद जो है वो पिफ़ा और बाकी बॉडीज़ भी एक ख़ास लेवल से ऊपर नहीं जा सके। तो अब सबको नज़र आ रहा है कि सीए का फ़िलहाल कंपटीशन नहीं है, हो सकता है 4-5 साल में डेवलप हो जाए, इतने साल में बिज़नेस इस्टेब्लिश होके अपना काम कर सकता है। तो अगेन मतलब आप ये देखते हैं कि कहीं कोई चीज़ हाई है, कहीं कोई चीज़ लो है, कहीं कम लोग हैं, कहीं ज़्यादा लोग हैं, या मीडियम है, ये इस तरह से। अब मुझे फ़ैन ये या ये करना है, मैंने इन 5 फैक्टर्स की बेस पर डिसीजन लेना है। बात समझ आई? ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल थी जिससे 5 फोर्सेस समझ आ जाती है। अब इसको थ्योरेटिकली देखते हैं। थ्योरेटिकली हम कहते हैं राइवलरी। ये मैंने एक बड़ी अच्छी डायग्राम एक जगह मुझे मिली, मैंने वहाँ से चोरी कर ली। इसमें जो है ना वो एक सफ़े पे सारे फैक्टर्स नज़र आ जाते हैं और फिर बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं करनी पड़ती। राइवलरी, कंपटीशन कहाँ ज़्यादा होगा? जब राइवल्स मिलते जुलते साइज़ के होंगे, मार्केट में स्लो ग्रोथ होगी, फिक्स कॉस्ट सबकी बड़ी ज़्यादा होगी, सब हर वक्त ही उस फिक्स कॉस्ट को पूरा करने के लिए जो है वो कोशिश करते रहेंगे, प्राइस वॉर्स होंगी उनकी आपस में, डिफ्रेंसिएशन नहीं होगी, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा उनकी प्रोडक्ट्स में, मिलती जुलती टाइप की प्रोडक्ट्स होंगी तो आपस में लड़ेंगे। एग्जिट बैरियर हाई होंगे, जब हाई एग्जिट बैरियर होंगे वो कहेंगे यार अच्छा मरने से पहले एक आखिरी दफ़ा एक सेशन और गुजार के देखते हैं, शायद कुछ बात बन जाए। तो कंपटीशन ज़्यादा होगा अगर मिलते जुलते बहुत सारे दुकानदार मिलती जुलती चीज़ें दे रहे होंगे और आपस में झगड़ा बहुत ज़्यादा होगा और बहुत ज़्यादा सिमिलर प्राइसेस और सिमिलर सारा कुछ चल रहा होगा। जी, एग्जिट बैरियर क्या हो सकते हैं? अगर आप एक सेटअप शुरू करें, फॉर एग्जांपल कॉलेजेस करते हैं जी हम आपको पैकेज देंगे, पूरा कैफ हमसे कर लें, बच्चे ने 3 पेपर पढ़े, उसके बाद कॉलेज में बुरा टाइम आ गया, अब कॉलेज ने बंद करना है, अभी बंद कर ही नहीं सकता, उनको क्लियर करना है। बच्चे कहेंगे जी हमें पैसे थोड़ी चाहिए, वो पैसे जब हमने आपको दिए थे उस वक्त पैसे इतने पैसे में इतने डॉलर आ जाते थे, हमने तो सब्जेक्ट वो किया है, आप अपना कॉलेज चलाएं, हमने वो सब्जेक्ट आपसे पढ़ना है, फिर उसके बाद आप बंद कर लें। ये तो सीए कॉलेज का बैरियर हो गया। फैक्ट्रियों में आपको उसको दोबारा से कवर करना पड़ता है। आप लोगों ने IS 16 वगैरह के अंदर देखा होगा कि आप डिसमेंटलिंग और ये वाली चीज़ें भी कई दफ़ा आपके लिए अच्छी खासी अजियत हो जाती हैं। आप कहते हैं जब वो एंड पे मेरा 2-2.5 करोड़ लगना ही है, मैं थोड़ा सा 2-3 महीने और चला के देख लूँ। तो जिस बिज़नेस में एग्जिट बैरियर ज़्यादा होते हैं उसमें लोग टिकने की कोशिश करते हैं, मुश्किल हालात में भी थोड़ा सा टाइम गुजार के सर्वाइव करते हैं और दोबारा से लड़ते हैं, तो राइवलरी ज़्यादा हो जाती है। राइवलरी समझ आया? देन आप देखिए न्यू एंट्रेंट्स के आने का खौफ। ये न्यू एंट्रेंट्स के आने का खौफ और एंट्री बैरियर दोनों सेम चीज़ है। एंट्री बैरियर होंगे तो न्यू एंट्रेंट के आने का खौफ कम होगा, एंट्री बैरियर कम होंगे तो ये खौफ ज़्यादा होगा। तो ये एंट्री बैरियर्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, डिस्ट्रीब्यूशन तक आपकी एक्सेस, कैपिटल की रिक्वायरमेंट, मैंने कहा जी इतना पैसा लगाना पड़ेगा, अदर कॉस्ट एडवांटेजेस, आपका एग्जिस्टिंग फर्म का क्या रिएक्शन होगा। आप अगर कोई नया बंदा आ रहा है तो सारे पहले से तैयार बैठे हैं कि जो नया आएगा उसको तो जीने नहीं देना, आपस में सब एक हो जाएंगे, पहले उस नए वाले को मार के बाहर फेंकेंगे, फिर दोबारा लड़ना शुरू हो जाएंगे। होता है अक्सर बिजनेसेस में, आप एक दुकान डालते हैं एक जगह, सारी ताजी बरादरी आपके अगेंस्ट हो जाती है कि नहीं इसको नहीं चलने देना।
तो वो इस तरह के भी अगेन इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मतलब आपको पता है कि ठीक है जी आप बड़े लेवल पे खेलेंगे तो यहाँ पे कॉस्ट कम होगी, और ये आपको समझ आ जाता है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ ज़्यादा वॉल्यूम में खेलेंगे तो हम अच्छा प्रॉफिट कमा सकेंगे। तो अच्छे प्रॉफिट का लालच ही ऐसी चीज़ है जो एग्ज़िट नहीं होने देता। तो ये आपके जो एंट्री के बैरियर्स हैं वही आपके एग्ज़िट के भी बैरियर्स हैं, और टेक्निकली वही आपके थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट हैं। जितना रिलैक्स चीज़ें होंगी उतना लोग ज़्यादा आएंगे, और जितना मुश्किल चीज़ें होंगी, जितनी मुश्किल चीज़ें होंगी मुझे एंटर होना मुश्किल होगा, लेकिन मैं एंटर हो जाऊँ तो फिर मेरा निकलना और दूसरे का एंटर होना मुश्किल होगा, तो मैं उस बिज़नेस में कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश करूँगा। तो अगेन हर किसी के अपने प्लस माइनस हैं। न्यू सब्सटीट्यूट का थ्रेट, अगर नया सब्सटीट्यूट आ रहा है, फॉर एग्जांपल अचानक से कोई वो चीज़ आ गई और उसने हमें वो रिप्लेस कर दिया, तो फिर क्या होगा? क्या हमारे पास कोई नई मार्केट है? क्या हमारे पास प्रोडक्ट को वो करने के लिए है? हमें किस हद तक खतरा है? क्या हम अपनी चीज़ों को डिफ्रेंशिएटेड करके वो कर सकते हैं? हम पंखा बेच रहे हैं और मार्केट में नए तरह के पंखे आ गए जिसमें से इतर निकलता है, तो क्या हम अपने पंखे में से इतर निकाल सकते हैं? अगर ऐसा कर सकते हैं तो फिर हमें सब्स्टिट्यूट से खतरा नहीं है। लेकिन सब्स्टिट्यूट ऐसी चीज़ है जो हमें मुकाबला करेगी और हम मार खा जाएंगे, तो इसका मतलब है कि थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट है। तो जब सब्स्टिट्यूट आता है तो आपको देखना होता है कि आप क्या क्या कहाँ कहाँ किस किस तरह से कर सकते हैं, उसको किस तरह से। आप सीए पर करा रहे हैं, सीए कराते कराते अचानक सीए की मार्केट डाउन होती है, तो क्यों जी एसीसी चल पड़ा? अच्छा चल पड़ा तो हम क्या एसीसी नहीं करा सकते? उधर देखना शुरू कर दें। तो जो थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट है उसमें फिर आप अल्टरनेट बिजनेस प्लान को देखते हैं कि अगर वो आता है तो मैं क्या करूँगा, और किस हद तक उसके आने का खतरा और किस हद तक उसके आने का खतरा नहीं है। फिर बार्गेनिंग पावर बायर्स की और बार्गेनिंग पावर सप्लायर्स की कहाँ ज़्यादा होगा? जहाँ फ्यू सप्लायर्स होंगे, फ्यू सब्स्टिट्यूट होंगे, थोड़े से लोग हैं और सब्स्टिट्यूट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। लोग बेचारे बस 2-3 चीज़ें ही ले सकते हैं, ये इसके पास जाएंगे, इसके पास जाएंगे, इसके पास जाएंगे, और ये तीनों रेट बढ़ा के बैठे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि ठीक हमने तो बेचना ही इतने का है। जब सप्लायर थोड़े हैं और सब्स्टिट्यूट भी ज़्यादा नहीं है तो उनके पास बार्गेनिंग पावर, स्विचिंग कॉस्ट हाई हो, एक जगह से दूसरी जगह जाना, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाना आसान नहीं है। कहीं आपने एडवांस दिया हुआ है, कहीं कुछ और, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, फिर से रजिस्ट्रेशन जमा करनी पड़ेगी, फिर से वो सारी बातें करनी पड़ेंगी, मुश्किल हो जाएगा। ये पॉइंट मैं एंड पे एक्सप्लेन करता हूँ, इधर इंटीग्रेटिंग फॉरवर्ड और इधर बैकवर्ड इंटीग्रेशन। ये मैं सबसे एंड पे वो करता हूँ, ये काम को पॉइंट और कंफ्यूज करता है लोगों को। कस्टमर्स बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, कस्टमर गरीब है, सप्लायर अमीर है। वो से जाके कह रहे यार 5 रुपये कम कर दोगे, उसने चला है साइड दो। वो बेचारा कस्टमर कह रहे हैं हाँ मैं क्या करूँ जी, इतने मजबूत सप्लायर है, इतने पावरफुल सप्लायर हैं। सप्लायर की प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएटेड, आप कहते हैं मैं सप्लायर चेंज कर लूँगा, तो आपको पता लग जाता है कि सप्लायर चेंज करना इतना आसान नहीं है। सीए के कॉलेज में आप कॉलेज वालों से लड़ते हैं, आपने ऐसा किया बस ठीक है मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मैं किसी और कॉलेज से ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा। उन्होंने कहा पढ़ लो फिर किसी और के पास ऐसा सब्जेक्ट। हमारी तो प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएटेड है, हमारा तो टीचर क्लास में जो है वो जुगते भी कराता है, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि वो जहाँ पे आपकी इतनी डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट हो तो लोगों के लिए मूव करना भी आसान नहीं है, लोग फंस जाते हैं। सप्लायर के पास बड़ी पावर आ जाती है, कस्टमर के पास कब पावर ज़्यादा आती है? जब बहुत ज़्यादा बायर्स की कंसंट्रेशन हो। 70 बच्चा इकट्ठा आए, वो कहेगी जी हमने पिछला बैच फलाना कॉलेज में पढ़ा था, हम 70 ने इकट्ठा एडमिशन लेना है, देंगे 8,000 रुपया। और वो ग्रुप बना के आए हैं, कॉलेज सोचता अच्छा यार 70 बच्चा, 3 पेपर, 8,000 मल्टीप्लाई सारा कुछ क्या करें, किस तरह से करें, मतलब वो पावर में आ गया। अलग अलग आएगा टूटा हुआ है, कस्टमर पावर नहीं है, कंसंट्रेशन है वो पावर में। अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ सप्लाई एग्जिस्ट करता है। आप कस्टमर से कहते हैं ये चीज़ ऐसे, वो कहता है अच्छा मैं 7 वाली जगह से ले लेता हूँ, पावर में आ गया। पंखे वाला, आपने कही 5 साल की वारंटी है, उसने कहा जी 10 साल की, उन्होंने कहा 10 साल की कौन देता? उन्होंने कहा 7 वाली दुकान वाला, 200 रुपये भी कम ले रहा है, तो पावर आ गई उसके पास। कॉस्ट ऑफ परचेज अगर हाई प्रोपोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट है, वो एक महंगी चीज़ है और उस बंदे का बजट जो है वो, मतलब उस बंदे के लिए वो एक अहम चीज़ है। अगर वो 5 रुपये की पेंसिल ले रहा है और उसके बजाय को 10 रुपये की पेंसिल मिल रही है, वो ज़्यादा बॉदर नहीं करेगा। लेकिन अगर उसके वालिद की तनख्वाह 70,000 है और वो 25,000 20,000 का कोर्स परचेज कर रहा है, तो ये एक बड़ी प्रोपोर्शन है। अगर उसने 3 सब्जेक्ट उठाने हैं तो 1 महीने की फादर की तनख्वाह दाव पे लगी हुई है। वो अच्छी तरह से सोचेगा, फिरेगा, देखेगा कहाँ मुझे कितने पैसों में क्या चीज़ मिलेगी, फिर डिसीजन लेगा। प्रोपोर्शन अगर कॉस्ट हाई है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन तो अभी अपने एक्सप्लेन करनी है। लो स्विचिंग कॉस्ट, अगर स्विचिंग कॉस्ट आसान है ना, इधर से उधर मूव करना बहुत आसान है, फुर करके निकल जाएगा और हम ढूंढते रह जाएंगे हमारा कस्टमर कहाँ गया। बायर के प्रॉफिट्स कम है, बायर के पास मार्जिन्स कम है।
बायर को फुल इन्फॉर्मेशन है। तो जब बायर तगड़ा हो, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हो, उसके पास स्विच करना आसान हो, वो एक्सप्लॉइट कर सकता हो, तो हम कहेंगे कि वहाँ बायर के पास पावर है। जहाँ सप्लायर एक्सप्लॉइट कर सकता था वहाँ हमने कहा था सप्लायर के पास। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेटिंग फॉरवर्ड, और वहाँ एक कॉन्सेप्ट है बैकवर्ड इंटीग्रेशन। ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या है? बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। कार्स के पार्ट्स, इंपोर्टर, एक इंपोर्टर है जो कार्स के पार्ट्स इंपोर्ट करता है। वो इंपोर्ट करके सप्लाई कर देता है कार की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इसको मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां उससे कार के पार्ट्स खरीदती हैं, उनको जोड़ती हैं, गाड़ी बनाते हैं और ये दे देते हैं डीलर्स को, शोरूम्स को। ऐसे ही है। सारे बिजनेस हर वो इदारा नहीं कर रहा होता। मतलब कोई लकड़ी ग्रो करता है तो कोई लकड़ी काट के सप्लाई करता है, कोई लकड़ी की फटियां बनाता है, कोई फटियों से कुर्सियां शिफ्ट करता है, कोई कुर्सियों पे फोम वगैरह लगा के आगे बेचता है, कोई बनी बनाई कुर्सी लेके आगे बेचता है, कोई कुर्सी बना के बेचता है। सारे बिजनेसेस सप्लाई चेन में एक दूसरे के बाहर कस्टमर्स होते हैं। अब अगर कार का मैन्युफैक्चरर, कार के पार्ट्स के इंपोर्टर के लिए, इस बंदे के लिए ये कस्टमर है या सप्लायर है? कस्टमर है। ये कस्टमर है, इसने उससे बाय करना है। ये पार्ट्स महंगे करेगा, कस्टमर को महंगे पड़ेंगे। अगर कस्टमर इस लेवल का मैन्युफैक्चरर है कि कस्टमर सोच रहा है कि मैं कार के पार्ट्स खुद ही इंपोर्ट करना शुरू कर दूं, तो इसका मतलब है कि ये वाला बिजनेस डरेगा कि मेरा कस्टमर अगर बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर गया तो मेरा क्या होगा। बात समझ रहे? अगर उसने पीछे वाले बिजनेस में आके मुझे ही खा लिया तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा? शोरूम, कार मैन्युफैक्चरर को शायद शोरूम वालों से ये खतरा ना हो कि वो पीछे आके कार बनाना शुरू कर देंगे, क्या होगा, ये मुश्किल काम है और ये आसान काम है। लेकिन इनको उससे ज़रूर खतरा हो सकता है कि कार मैन्युफैक्चरिंग वाले अगर अपनी ही दुकानें सजा के, अपना पीछे वो फैक्ट्री है और सामने उनका शोरूम हो और वहीं पे गाड़ी बिक रही हो, तो अगर हमारा सप्लायर फॉरवर्ड इंटीग्रेट कर गया तो क्या होगा? तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन समझ आ रही है? बैकवर्ड इंटीग्रेशन आप अपने से पीछे का बिजनेस खा जाए, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब आपने से अगला बिजनेस खा जाए। यानी बैकवर्ड इंटीग्रेशन में आपने सप्लायर को खा गए, उसे साइड पे कर दिया, आप खुद ही सप्लायर बन गए। और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में आप अपने कस्टमर खुद बन गए, आप ही अपने से अगला बिजनेस को पकड़ लिया। तो हम यह कहते हैं कि फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की पॉसिबिलिटी अगर लग रही हो आपको तो सप्लायर के पास पावर आ जाती है। इनको लग रहा है कि ये फॉरवर्ड इंटीग्रेट कर लेगा। और जहाँ बैकवर्ड इंटीग्रेशन की बात होती है तो आपको लगता है कि कस्टमर तगड़ा है, हमारा ही कस्टमर अगर उस चीज़ का खुद ही से मैन्युफैक्चरर बन जाए तो फिर हम कहाँ पे जाएंगे? क्या ये बात समझ आ रही है? ठीक है, ये इसमें सबसे ट्रिकी पॉइंट होता है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। ये समझ आ गया आपको, ओवरऑल समझ आ गया। कहानी को एक दर्जा आगे बढ़ाते हैं। फिर किताब में एक और मॉडल बताना चाहती है, लाइफ साइकिल मॉडल। लाइफ साइकिल मॉडल में हम ये कहते हैं कि जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो अलग अलग फेजेस से गुजरती हैं। प्रोडक्ट्स एक इंट्रोडक्शन के फेज़ में आती हैं, फिर उनमें ग्रोथ होती है, फिर वो एक पीक लेवल पे पहुंचती हैं और वो अक्सर डिक्लाइन की तरफ चली जाती हैं। इस मॉडल का मानना ये है कि तकरीबन हर प्रोडक्ट, तकरीबन हर सर्विस, तकरीबन हर चीज़ कभी ना कभी इन सारे फेजेस से गुजरेगी। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होंगी जो इंट्रोडक्शन पे होंगी, कुछ होंगी जो ग्रो कर रही होंगी, कुछ मैच्योर हुई भी होंगी, कुछ डिक्लाइन की तरफ होंगी। कुछ एग्जांपल्स हैं मेरे पास। फॉर एग्जांपल पर्सनल कंप्यूटर्स डिक्लाइन की तरफ जा चुके हैं। लैपटॉप इस वक्त पीक पे हैं, वो मज़ीद नहीं बढ़ रहे, बस एक जगह पे पहुंची हुई है मार्केट, अब उससे आगे ग्रो नहीं कर रही। टैब्स और स्मार्टफोन तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, और स्मार्ट ग्लासेस अभी इंट्रोडक्शन फेज़ में है कि आप एक इस तरह से करके ऐनक पहने और उसके अंदर गूगल और वो सारी चीज़ें नज़र आ रही हों। अभी इंट्रोडक्शन फेज़ में हो सकता है किसी टाइम पे आए, ग्रो करे, फिर मैच्योर हो और एक टाइम पे वो फारिग हो जाए और कोई और चीज़ उसे रिप्लेस कर दे। तो इस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का मानना ये है कि हर प्रोडक्ट इन फेजेस से गुजरती है और गुजरने के बाद वो कहीं ना कहीं किसी तरह से वो करती है। इसी में दूसरी एग्जांपल है हैंड रिटन लेटर, मर चुके हैं,
फैक्सेस फुल मैच्योर हो गए हैं, अब कहीं कहीं और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने वाले हैं। ईमेल्स अभी भी ग्रोथ पे है, और ई कॉन्फ्रेंसिंग और जूम बेस्ड मीटिंग और वो सारा ये अभी चल रहा है। चेक बुक्स तकरीबन ख़त्म हो गई हैं। क्रेडिट कार्ड एक खास जगह पे पहुंच गए, मैच्योर हो गए, अब इसमें मजीद कुछ नहीं हो रहा। स्मार्ट कार्ड्स ग्रोथ के फेज़ में है, जिसमें एक कार्ड में एक से ज़्यादा तरह की ऑप्शन है। और आयरस बेस्ड आइडेंटिटी कार्ड्स बायोमेट्रिक के साथ आपकी पर्सनल डिवाइसेस के उस एक में सारा कुछ है, वो अभी इंट्रोडक्शन फेज़ में है। हो सकता है हमारे मुल्क में एक चीज़ जो मैच्योरिटी पे हो वो किसी मुल्क में इंट्रोडक्शन फेज़ में हो। तो अब आपको ये समझना होगा कि आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं, या आपके जितने भी SBUs हैं, आपके स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट हैं, जितने भी आपके सेगमेंट हैं, वो कौन कौन से फेज़ में है। हर फेज़ की स्ट्रेटेजी फ़र्क है। इंट्रोडक्शन पे आपको काफ़ी काम करना पड़ेगा, मैच्योरिटी पे उसको स्टेबल रखना होगा, डिक्लाइन पे उसको मरने नहीं देना, और अगर वो मर रहा है तो फिर उसके से मोहब्बत नहीं करनी, उसे मरने दें, जो ऊपर आ रहा है उसको इन्वेस्ट करें। तो बेसिकली ये 4 स्टेजेस बताई जाती हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में, और हम कहते हैं तमाम कंपनीज, तमाम इंडस्ट्रीज़ की इस तरह के लाइफ साइकिल होते हैं। इसमें कुछ फीचर्स हैं, मतलब ये जिससे हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। सेल्स, अब ये इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। सेल्स यहाँ कम होंगी, यहाँ तेज़ी से बढ़ रही होंगी, या पीक पे होंगी, या फिर से गिर रही होंगी। पर यूनिट कॉस्ट हाई होगी, शुरू में आप खर्चा ज़्यादा कर रहे होंगे, आहिस्ता आहिस्ता एवरेज होगा, पीक लेवल पे इकॉनमीज ऑफ स्केल लो पे आ जाएगा, और इधर भी लो होगा, लेकिन इस वक्त आपको खर्चा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी वो चीज़ बिक नहीं रही तो आप परेशान हैं, और आहिस्ता आहिस्ता सेल्स कम होती जाएंगी तो दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से प्रॉफिट नेगेटिव हैं, यहाँ राइजिंग है, या हाई प्रॉफिट है, या डिक्लाइनिंग प्रॉफिट है। कस्टमर इसमें इनोवेटर किस्म के आते हैं, नए लोग जो नई चीज़ ट्राई करते हैं। कुछ लोग मेरी तरह के होते हैं, जब एक मोबाइल 4-5 साल से पिट गया हो दुनिया में, मैं कहूँगा हाँ यार इसका मतलब अच्छा मोबाइल है, ख़रीद लेते हैं। कुछ होंगे वो कहेंगे नई चीज़ आई है, पहले मैं ट्राई करूँ। और आब्दी साहब जैसे लोगों को बताऊं कि बड़ी अच्छी चीज़ है, आप ले लें। तो कुछ होते हैं जो इनोवेटर्स होते हैं, कुछ होते हैं अर्ली अडॉप्टर्स, जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, मिडिल मेजॉरिटी और लैगर्ड्स। कुछ लोग एंड पे कि एक प्रोडक्ट बिल्कुल पिट गई है तो वो उस वक्त इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कुछ इस जगह पे आते हैं, और कुछ जज्बाती लोग इनोवेटर्स या अर्ली अडॉप्टर में आते हैं। तो आपने देखना ये है कि आपका किस किस्म का कस्टमर कौन से फेज़ में है। कंपेटिटर्स यहाँ फ्यू हैं, आगे ग्रोइंग है, फिर आगे जाके पीक पे आप पहुँचते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है काम, और जब आप डिक्लाइन की तरफ जाते हैं तो कंपेटिटर्स भी थोड़े थोड़े से आहिस्ता आहिस्ता करके गायब हो रहे होते हैं, क्योंकि सिर्फ आप डिक्लाइन नहीं कर रहे, वो भी मर रहे होते हैं बेचारे, वो भी ख़त्म हो रहे होते हैं। देन बाकी चीज़ें आपको प्रमोशन इंट्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा करनी होती है, समझाने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। ग्रोथ के फेज़ में आप लोगों को प्रोडक्ट के फीचर्स बता रहे होते हैं, मैच्योरिटी में आप अपने कंपेटिटर से डिफरेंसेस बता रहे होते हैं, और डिक्लाइन में बस आप कोशिश करते हैं कि इतना रखें उसे कि हल्का फुल्का चलता रहे। स्ट्रेटजीज़ आपकी डिफरेंट होंगी हर फेज़ में। इंट्रोडक्शन के फेज़ में आप एक प्रोडक्ट को लेके चल रहे हैं और आप उस पर खर्चा करने के लिए तैयार हैं। ग्रोथ में आप एक प्रोडक्ट जो है जो कि तेज़ी से ग्रो कर रही है, आप उसका साथ देंगे और अपनी सारी कंपनी को लगा देंगे इस चीज़ पे कि यार ये ग्रोथ हो रही है चीज़, इसको रुकने नहीं देना, इसको बढ़ते रहना चाहिए। जो मैच्योर हुई हुई चीज़ है उस पर स्ट्रेटजी डिफरेंट है, उसको होल्ड रखना देर तक बड़ा ज़रूरी है। और जो डिक्लाइन हो रही है उसके बारे में सोचेंगे कि क्या इसमें थोड़ी सी वैल्यू एडिशन करके इसको दोबारा ऊपर कर सकते हैं। जो ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है इसको हम थोड़ी सी देर के लिए ठहरा सकते हैं। अगर एसी बंद होना शुरू हो गए हैं और उसकी जगह इन्वर्टर आ गए हैं, तो क्या एसी के अंदर 5000 की कोई किट लगा के उसमें इन्वर्टर की करीब का कोई फीचर दिया जा सकता है? तो मरेगा नहीं, वो कुछ और अरसा ज़िंदा रह लेगा। क्या ये बात समझ आ रही है? तो ये अलग अलग किताब में एक अच्छा कंपैरिजन टेबल दिया हुआ है जिसमें ये डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट से रिलेटेड आप क्या करेंगे, प्राइस से रिलेटेड कैसे करेंगे, प्रमोशन से क्या करेंगे, आप टारगेट किस तरह के लोगों को करेंगे। तो मज़े की स्ट्रेटेजीज दी हैं, यानी कि ये टेबल पढ़ने लायक है। और जैसे मैंने एक सवाल आपसे शेयर किया था कि जी प्रमोशन की चारों तरह के जो फेजेज़ हैं उसमें क्या स्ट्रेटेजीज होती हैं, इसके बेनिफिट क्या है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के, या लाइफ साइकिल, ये जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है इसको हम क्यों देख रहे हैं। अक्सर हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल समझते हैं और फिर उसके हिसाब से उसकी कॉस्टिंग को समझते हैं। ये स्ट्रेटेजी क्यों ज़रूरी है, क्यों हम ये मॉडल क्यों पढ़ रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा, क्यों पढ़ रहे हैं? स्ट्रेटेजी डिसाइड कर सकें, हमें पता होगा हमें किस जगह पे काम करना है, कहाँ पैसा रोकना है, कहाँ पैसा अन्यवा बहाना है, किसकी कितनी मार्केटिंग करनी है, किसकी किस तरह से करनी है, किसकी कॉस्ट बढ़ रही हो तो परेशान नहीं होना, किसकी कॉस्ट को कंट्रोल ना करने पे बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना है। तो अगर हमें ये चीज़ समझ आएगी कि हर स्टेज पे क्या होता है और हर स्टेज की गेम समझ आएगी, तो फिर आप अच्छे प्रॉफिट्स कमा सकेंगे। आप समझ सकेंगे कि इस प्रोडक्ट के साथ मुझे क्या डिसीजन लेना है।
बट इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के। ये उन्हीं प्रोडक्ट्स में है जहाँ कंज्यूमर की डिमांड हाई है। अगर कंज्यूमर की डिमांड ही नहीं है, आप जो मर्जी स्ट्रेटेजी कर लें, आप जो मर्जी अपनी प्रोडक्ट के साथ कर लें, अगर कंज्यूमर मांग नहीं रहा वो प्रोडक्ट, तो मैच्योर हुई प्रोडक्ट भी फारेगा। स्टेजेस इजीली डिफाइन नहीं कर सकते। ये बड़ा मुश्किल होगा कि मैं कहूँगा कि इस वक्त ये जो कुर्सी है ये कौन से फेज़ में है। क्या ये मैच्योरिटी के फेज़ में पहुंची हुई है, या ये भी ग्रोथ के फेज़ में, या ये डिक्लाइन होता हुआ बिजनेस है। ये इतना आसान नहीं है कि आप किसी भी स्टेज पे खड़े होकर कह देंगे लो जी ये वाली इंडस्ट्री, ये वाला सेगमेंट, ये वाला प्रोडक्ट इस तरह से है। ये डिफ़िकल्ट है। किताब में ना कुछ जगह ट्यूटर नोट्स आते हैं। ट्यूटर नोट का मतलब होता है कि वो किताब में नहीं आई कि आपके, वो एडिशनल मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए साथ साथ कवर कराया। ये बात समझ आई। अब इसमें टाइमिंग ऑफ मार्केट एंट्री और मार्केट एग्जिट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको ये तो समझ आ गया कि इंट्रोडक्शन फेज़ क्या होता है, फलाना फेज़ क्या होता है, फलाना फेज़ क्या होता है। तो सवाल ये है कि क्या मार्केट में तब एंटर हो जब एक इंट्रोडक्शन हुआ है, एक कंपनी ने अचानक से एक नई प्रोडक्ट दी है, पंखा जिसमें से वो खुशबू आ रही है, नई प्रोडक्ट है, इनोवेशन है, घुस जाऊँ मार्केट में, मैं भी जाके ऐसे पंखे बनाना शुरू कर दूँ। अभी उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है, अभी वो कुछ इनोवेशन कर रहा है और पता नहीं उसका प्रोडक्ट आइडिया चलता है या फ्लॉप होता है। लेकिन इस वक्त जाने से मैं अर्ली वो तो बन जाऊँगा ना, शुरू वाले वो लोग जो कि उस क्रिएटिव आइडिया पे काम कर रहे थे। अच्छा, ग्रोथ में वो तेज़ी से काम कर रहा है, उसकी मार्केटिंग कर रहा है, उस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, लोगों का माइंड बना रहा है, इस वक्त घुस जाऊँ। इस वक्त घुसने के फ़ायदे नुकसान क्या है? इस वक्त डिमांड हल्की हल्की सी बन रही है, इस वक्त अवेयरनेस उसने क्रिएट की हुई है, मैं साथ में हाथ धो लूँ, और कंपेटिटर भी कम है। नुकसान क्या है इस फेज़ में? खर्चा बहुत ज़्यादा होगा। वो प्रोडक्ट को समझ बैठा होगा, वो इस वक्त कैलकुलेटेड खर्चा लगा रहा होगा, हम बगैर समझे कूदें, हमें खर्चा काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा। अच्छा, तो मैच्योरिटी में घुस जाते हैं, आइडियल टाइम में मैच्योर हुई है प्रोडक्ट, मैं कहूँ इस वक्त तो इसमें से सबसे अच्छे प्रॉफिट आ रहे होंगे, इकोनॉमीज ऑफ स्केल हम अचीव नहीं कर पाएंगे, और इस वक्त वो मैच्योरिटी पे है, अच्छे प्रॉफिट्स है, लेकिन कभी भी डिक्लाइन की तरफ जा सकती है, खतरा है। तो ऐसे में समवेयर ग्रोथ और मैच्योरिटी के दरमियान एक आइडियल एंट्री होती है, लेकिन ये कंपनी की स्ट्रेटेजी पे डिपेंड करता है। कंपनी हो सकता है लोग अपनी अपनी दुकानें बंद कर रहे हों और कंपनी डिक्लाइन के वक्त इंडस्ट्री में आके उसमें ऐसी वैरायटी दे कि वो एक नई तरफ ले जाए लोगों को। तो दिस कैन हैपन कि वो स्कूटर जो कि आने बंद हो गए, अचानक से कंपनी घुसे उन स्कूटर्स को खूबसूरत सा करके और उनको 4-4, 5-5 लाख रुपए में बेचना शुरू कर दे, एक डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बना के। तो ये अगेन इसमें ना मुख्तलिफ इफ्स एंड बट्स होते हैं। तो हम ये कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरल कंपनी जो है वो इंट्रोडक्शन के वक्त देखती हैं, जो थोड़ा सा मोहतात कंपनी होती हैं थोड़ी सी, वो ग्रोथ की तरफ आती हैं। अक्सर मेच्योरिटी जब फुल पीक पे पहुंचा होता है तो उधर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आती, अक्सर कंपनियां डरती हैं इस वाले टाइम पे। देन लीविंग अ मार्केट से पहले अच्छी तरह से देखना होगा, प्रोडक्ट डिक्लाइन फेज में है तो हो सकता है आप डिक्लाइन से पहले पहले जाते जाते उसमें से काफ़ी प्रॉफिट निकाल लें, और हो सकता है अभी उसको डिक्लाइन पे ज़्यादा बेहतर हो। तो इस वक्त बड़े ध्यान से सोचना होगा कि आपको क्या करना है। डन। देन एक कॉन्सेप्ट आता है साइकिल ऑफ कंपटीशन। एक बिजनेस है, वो कहता है हमारी ये प्रोडक्ट है ये 20,000 की है, साथ वाला बिजनेस कहता है हम 18,000 में देंगे ये प्रोडक्ट। पहला बिजनेस कहता है अच्छा हम भी 18 में दे देंगे, साथ वाला कहता है हम 17 में देंगे, ये कहता है हम भी 17 में देंगे। वो कहता है जी हम 17 में देंगे और उसमें ये 4 एक्स्ट्रा फीचर हैं, ये वाला कहता है हम 17 में देंगे इसमें 5 एक्स्ट्रा फीचर हैं। अब साइकिल ऑफ कंपटीशन शुरू हो गया, एक क्वालिटी बेहतर कर रहा है, दूसरा क्वालिटी बेहतर कर रहा है, एक प्राइस कम कर रहा है, दूसरा प्राइस कम कर रहा है। अल्टीमेटली ये साइकिल जितना गोल गोल घूम रहा होता है उतना कस्टमर को फ़ायदा हो रहा होता है, उतना मार्केट डिफाइन हो रही होती है, उतना ही क्वालिटी इंप्रूव हो रही होती है, उतनी कॉस्ट कम हो रही होती है। लेकिन एक टाइम पे जब कंपनियों के लिए सर्वाइव करना मुश्किल होता है तो फिर वो अचानक से सारी चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं। तो इस साइकिल ऑफ कंपटीशन को अगर आप देखेंगे तो इसमें ये वाली चीज़ को उन्होंने कहा है कि राइवल कंपनी से सस्ती प्राइस पे आएगी, अंदर राइवल जो है इंप्रूव कर देगी क्वालिटी, फिर ऐसा होगा, फिर इस तरह से होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप अपने आप को इंप्रूव कर रहे होंगे। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है स्ट्रेटेजिक ग्रुप और स्ट्रेटेजिक स्पेस का। बड़ा मज़े का फिनोमेना है। आप रादर देन कि अपने सारे कंपेटिटर्स को अलग अलग कंपेटिटर सोचें, आप एक ग्रुप के तौर पे सोचें उन्हें। फॉर एग्जांपल आपने नया चैनल लॉन्च करना है तो आप कहें अच्छा जियो एयरवाई इस तरह से चलते हैं, दिन समा और फलाना 24 न्यूज़ इस तरह से चलता है, जियो सुपर और
TV1 और फलाना इस तरह से चलते हैं, यानी कि रादर देन कि आपका मेरे 15 कंपेटिटर हैं, आपका मेरे 4 ग्रुप्स कंपेटिटर हैं। और आप देखें कि वो कहाँ पे हैं, वो मार्केट में किस तरह से चीज़ों को लेके चल रहे हैं। इससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है, आपको समझ आ जाता है कि मार्केट में हो क्या रहा है। फॉर एग्जांपल मार्केट में प्राइस और क्वालिटी, आप कहते हैं जी 3 कंपनियां ऐसी हैं जो अच्छी प्राइस ले रही हैं लेकिन चीज़ भी बड़ी ही कोई कमाल क्वालिटी की दे रही हैं। क्वालिटी इंक्रीज इधर हो रही है, प्राइस इंक्रीज इधर हो रही है। आपको पता है 6 कंपनियां ऐसी हैं जो सस्ते में बेच रही हैं और चीज़ भी थकी हुई बेच रही हैं। कुछ ऐसी भी कंपनियां जो लोगों को पागल बना रही हैं। 2 ऐसी कंपनियां जो प्राइस ज़्यादा ले रही हैं लेकिन क्वालिटी बड़ी हल्की है। अब आपने क्या किया, आपने मार्केट में मौजूद जितने भी प्लेयर्स थे उनको ग्रुप्स में आइडेंटिफाई कर लिया। इससे फ़ायदा ये होगा कि अब आप इसको एक यूनिट के तौर पे देखेंगे, इनको इकट्ठा समझेंगे, मिलती जुलती स्ट्रेटेजीज हैं, इनको इकट्ठा समझेंगे तो आपके ये 8-10 कंपेटिटर नहीं है, आपके 3 कंपेटिटर ग्रुप्स हैं। ये स्ट्रेटेजिक ग्रुप है, वो ग्रुप जो कि मिलती जुलती पॉलिसीज़। क्या आप कहते हैं यार एप्पल और सैमसंग यूँ कर रहे हैं, आईटेल एंड फलाना इस तरह से कर रहा है, वीवो और ये वाली कंपनी इस तरह से कर रही है, अब हमने क्या करना है। यानी आप मिलते जुलते बिजनेसेस को आपस में जोड़ देते हैं। आप कह देते हैं कि जी फॉर एग्जांपल हम अपने सेक्टर में बात करें, आप कहते हैं जी पैक और स्कैन अबू बकर इस तरह से चल रहे हैं, राइज इस तरह से चल रहा है, स्कैन शेरशाह इस तरह से चल रहा है, पैक का एक कैंपस, उसके साथ कैप्स और उसके साथ फलाना इदारा इस तरह से सोचता है। यानी कि आपने क्या कर दिया, आपने सबको सेट बना के देख लिया कि अच्छा अब इसमें गैप का है। ये वाली एग्जांपल में गैप यहाँ पे है। मैंने रिलेट कहीं भी नहीं किया, लेकिन हम यहाँ पे तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बाकी कौन कौन से हैं, ठीक। तो हमें समझ आया कि गैप ये है कि लोग जब कम प्राइस लेते हैं तो कम क्वालिटी कर देते हैं, और कुछ प्राइस सिर्फ बढ़ाते हैं, क्वालिटी फिर भी थकी हुई होती है, और जो अच्छी क्वालिटी देते हैं फिर वो पैसे भी बहुत लेते हैं। देयर इज़ अ गैप कि कोई क्वालिटी दे अच्छी और प्राइस ले कम। तो ये यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमारा SBI यहाँ पे। इससे आपको गेम समझ आ जाती है कि आपने कहाँ खेलना है। मैं एग्जांपल देता हूँ, ऑनलाइन क्लासेस, कॉलेजेस क्लास पढ़ा रहे हैं, कैमरा ऑन रिकॉर्ड कर रहा है, और बच्चा बाद में अपने फ्री टाइम में उस कैमरे को देख रहा है। वो क्लास में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, और उसे पता है कि मैं नहीं कर सकता क्योंकि मुझे रिकॉर्ड हुई क्लास मिली है। दूसरा कॉलेज क्या करेगा, चलती हुई क्लास रिले कर रहा होगा कैमरे से या किसी टैबलेट डिवाइस से, टीचर सामने के बच्चों को भी पढ़ा रहा होगा, टैबलेट पे भी देख रहा होगा। ये बेचारे चीख चीख के मर जाएंगे, सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। टीचर को 15-20 मिनट बाद पता लगेगा कि ओहो ये तो आवाज़ नहीं, जैसे क्लिक गलत हो गया ठीक, तो बर्बाद में पता लगेगा। तो अब चक्कर ये था कि या प्योर फिजिकल क्लास चल रही थी, या प्योर रिकॉर्डेड क्लास चल रही थी, या एक ऐसी लाइव क्लास चल रही थी जिसमें सामने भी बच्चा है उधर भी बच्चा है, ना इनको सही से समझ आ रही है ना उनको सही से समझ आ रही है। देयर वॉज अ गैप कि कोई प्योर डेडिकेटेड लाइव क्लास सिर्फ ऑनलाइन लोगों के लिए नहीं दे रहा। CMADZ हमने लॉन्च किया 2 साल पहले। आज के दिन इस सेशन में 2,2500 बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं। नियर पीयर जिस वक्त लॉन्च हुआ उस टाइम पे सारे ही फिजिकल थे। एक बहुत बड़ा गैप था कि कोई ऑनलाइन नहीं सोच रहा कि दूसरे शहर का बच्चा उसको क्यों लाहौर आना पड़े या कराची आना पड़े, उसको अपने शहर में बैठे बैठे अगर ऑनलाइन क्लास मिल जाए ऐसी जिसमें उसको टाइम बेस्ड बाउंड नहीं होना पड़े। तो नियर पीयर जो कि मेजर रिकॉर्डेड उस पर है, और वो पूरी क्लास की चलती हुई रिकॉर्डिंग नहीं है, छोटे छोटे से क्लिप्स, छोटी छोटी से वो कॉन्सेप्ट बीच बीच में। यानी कि मेरा आज का लेक्चर वहाँ पर 6 वीडियोज़ की फॉर्म में मिलेगा। तो जो गैर ज़रूरी डिस्कशन है वो निकल जाएगी, बच्चों की 2 वे कम्युनिकेशन निकल जाएगी, बस टीचर है, कंटेंट है और काम की बात है। तो गैप था, कोई ऐसा नहीं कर रहा था। वो किया, वो माशाल्लाह 6000 यूज़र्स पे चली गई प्रोडक्ट। तो अब फिज़िकल में जब आए तो हमें नज़र आया कि अब गैप कहाँ है। गैप है कम पैसों में अच्छी क्वालिटी कोई नहीं दे रहा। गैप ये है कि लोग या ऑनलाइन बेच रहे थे या फिज़िकल बेच रहे थे। तो हमने कहा जी हम फिज़िकल प्लस ऑनलाइन प्लस स्टडी मटेरियल ये सारी चीज़ें इकट्ठी देंगे। जो ये सारी चीज़ें इकट्ठी दे रहे थे वो ऑनलाइन दे रहे थे लाइव वाला, मेरा ही पिछला इदारा।
हम ऑनलाइन दें वो वाला जो कैमरा वर्जन लोगों को पसंद है, एंड प्लस हम फिजिकल क्लास दें, एंड प्लस हम स्टडी मटेरियल भी बच्चों को घर तक पहुंचा के दें और पैसे भी मुनासिब लें, तो ऑटोमेटिकली क्या है, ये सारे ग्रुप्स अलग अलग जगह पे कर रहे हैं, हमारे पास इतना बड़ा एरिया है खेलने को। कोई प्राइस में हमसे लड़ सकता है, क्वालिटी में नहीं लड़ सकता, और जो क्वालिटी में लड़ेगा वो कहेगा प्राइस बढ़ानी होगी मुझे। तो दिस इज स्पेस। बात समझ आई? मार्केटिंग भी कर दी हमने डायरेक्ट, वाह कमाल। स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स, नंबर ऑफ एंटिटीज जो सेम इंडस्ट्रीज में ऑपरेट करती हैं, जिनकी मिलती जुलती स्ट्रेटेजीज हैं। तमाम स्ट्रेटेजिक ग्रुप की एंटिटीज को हम एक सिंगल कंपेटिटर काउंट कर सकते हैं, बजाय हर कंपेटिटर को इंडिविजुअली देखें, आप पूरे ग्रुप को देखते हैं। जब थोड़े से कंपेटिटर एक इंडस्ट्री में, तो फिर ये वाला काम नहीं होगा। अगर हैं ही 3 कंपेटिटर तो ग्रुप क्या बनाना, फिर उन तीनों को अलग अलग समझ लें। बात ये है कि 10 कंपेटिटर, 6 कंपेटिटर, 7 कंपेटिटर, 15 कंपेटिटर हैं, तो आप ग्रुप की तरफ जाएं। स्ट्रेटेजी पे जब सारी कंपनीज इंडस्ट्रीज को एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप में लेके आते हैं और उनकी ग्रुपिंग को एनालाइज करते हैं, तो फिर समझ आता है कि स्ट्रेटेजिक स्पेस कहाँ है। स्ट्रेटेजिक स्पेस का मतलब है एक गैप इन द मार्केट दैट इज नॉट करंटली फिल्ड बाय एनी स्ट्रेटेजिक ग्रुप। कोई ग्रुप उधर नहीं है, ये नहीं सोच रहा। अब वही बात है कि कोई लाइव क्लास दे रहा है तो फिजिकल वाले बच्चों के साथ मिक्स लाइव क्लास दे रहा है, टीचर उन्हें ध्यान नहीं कर रहा। जो ऑनलाइन क्लास दे रहा है वो ऑनलाइन कहता है, लेकिन वो ऑनलाइन लाइव क्लास नहीं है, वो रिकॉर्डेड कैमरा क्लास है। कोई प्योर रिकॉर्डिंग छोटे छोटे क्लिप्स दे रहा है, कोई ऐसा नहीं कर रहा कि डेडिकेटेड बच्चा आमने सामने बैठा हो और उसको अभी कल वो रिवीजन क्लासेस शुरू हुई हैं। जो पहला हमारा टेक्स्ट का वो रिवीजन शुरू हुआ है, 800 बच्चे रजिस्टर हुए, 500 का हमारे पास लाइसेंस था, पहले सेकंड हमारा ब्लॉक हो गया। अब लाइव में 500 बच्चा एट एनी गिवन टाइम हमारे एक टीचर से पढ़ना चाहता है, जो उनको 2 वे पढ़ा रहा है, जो उनको साथ साथ वो उन बच्चों के लिए बैठा हुआ है, वो स्क्रीन पे बैठा हुआ है, कैमरा खुला हुआ है, वो साथ उन बच्चों से मुखातिब है। बच्चा कहता है कि वरना ऑनलाइन के टीचर वो कहते हैं नहीं हमें तो सुनता ही कोई नहीं, भाई ये तो रिकॉर्डेड होके मिली, इसमें तो मुझे बच्चा सीरियस ही नज़र नहीं आया। जो अगर मैं टैब पे भी कर रहा होता तो मैं टैब पे लिखते हुए भी सारे मैसेज ना पढ़ पाता, और सामने वाले शोर में चाहते हैं, वो सामने मौजूद होते हैं, टैब वाला बेचारा शोर भी नहीं बिछा पा रहा होता, उसको कहीं मिनिमाइज़ कर दिया, वो साइड पे हो गया। तो नज़र आया कि गैप है, कि मतलब फिज़िकल हमने रिवीजन क्लास दी है, और मतलब अभी हम फिज़िकल रिवीजन क्लास सेम टीचर की यहाँ पे दे रहे होंगे इंशाल्लाह। आज क्या है, कल परसों से शुरू हो जाएगी शायद। और इधर हमें पता है कि इधर पूरे लाहौर से भी लोग इंटरेस्टेड होके आएंगे, तो उतने बच्चे नहीं आ सकते जितने उस ऑनलाइन डेडिकेटेड में आ गए, क्योंकि वो दे कोई नहीं रहा। इस तरह की रिवीजन क्लास बहुत सारे लोग दे रहे हैं, मुख्तलिफ तरीके से वो कर रहे हैं। तो गैप स्पेस आपको जब समझ आती है, आप उस स्पेस में आते हैं, तो बहुत ज़्यादा काम होता है वहाँ पर। दैन फिर हर इदारे का अपना विजन भी होता है। हमारा विजन पता नहीं आपने बाहर पढ़ा या नहीं पढ़ा, हमारे बोर्ड पे हमारा विजन, हमारी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, जो शायद बकौल मेरे जो टीम मेंबर्स हैं वो कहते हैं सर सिर्फ आपने ही पढ़ा है बड़े शौक से। अभी तो मैंने मिशन स्टेटमेंट भी बनाई थी, वो टीम वालों ने कहा सर पूरी नहीं आ रही है, साइड पे कर दो, जो ज़्यादा बजट होना है ना फिर एक फ्लैक्स लगा देंगे, अभी जो है ना हमारे उस पर पूरा नहीं आ रहा। तो खैर जज्बाती होते हैं ना लोग कुछ। मार्केट सेगमेंटेशन, अब हम बिज़नेस को समझ रहे हैं, हम इस चैप्टर को समझ रहे हैं। पता नहीं आप बहुत खुश बैठे हुए हैं या बहुत आवाज़ार बैठे हुए हैं, ठीक है जी। सेगमेंटेशन इज़ आप अपनी मार्केट में अपने कस्टमर्स के हिस्से कर दें, अलग अलग डिवाइड कर दें अपने कस्टमर्स को। फॉर एग्जांपल वापडा वाले कहते हैं कि ये कमर्शियल सार्फिन है, ये घरेलू सार्फिन है। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि ये सीए के बच्चे हैं, ये सीसीए के बच्चे हैं। फॉर एग्जांपल कंपनियां ये कहें कि ये मर्दों के कपड़े हैं, ये औरतों के कपड़े हैं। मूवीज़ बनाने वाले कहें ये बच्चों की फिल्में हैं, ये बड़ों की फिल्में हैं। यानी कि आप अपनी जो मार्केट है, अपने बिजनेस की जो मार्केट है, उसको डिफरेंट हिस्सों में तोड़ दो। हम कहें ये कैफ़ में पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये सीफैप के बच्चे हैं। सीफैप की क्लास का मिजाज और है, कैफ़ की क्लास का मिजाज और है। पीआरसी में उन बच्चों के साथ ट्रिप पे भी जाना होगा, हल्ले गुल्ले भी करने होंगे, उनको पार्टीज़ भी देनी होगी। कैफ़ के बच्चे को अच्छा टीचर देना होगा, सीफैप के बच्चे को बस वो अगर आ गया खुदा ना खास्ता तो वो बोर सा कहीं साइड पे बैठा हुआ होगा, क्लास के बाद उसे जाके जगाना होगा कि भाईजान लाहौर आ गया है, वो फिर उठ के घर को चला जाएगा। तो वो हर डायमेंशन की अपनी नीड है। अगर हम सब पे एक ही स्ट्रेटेजी लगाएं, अगर हम वो फाइनल के बच्चों को ट्रिप पे ले जाने की कोशिश करें, वो रुल जाएंगे। हम पीआरसी के बच्चों को 5 घंटे की क्लास पढ़ाने की कोशिश करें, परेशान हो जाएंगे। आपको अपने सेगमेंट्स करने हैं। एक बिजनेस कैसे कैसे सेगमेंट कर सकता है, किन किन बेसिस पे? जेंडर बेस पे, एज बेस पे, कस्टमर की बेस पे, कस्टमर किस तरह का,
जोग्राफिकल बेस पे, यानी कि वही एक ही स्कूल डिफेंस में कुछ और फीस चार्ज कर रहा होगा, कहीं और कुछ चार्ज कर रहा होगा। एक ही ब्रांड एक जगह पे कुछ और रेट होगा, दूसरी जगह कुछ और रेट होगा। और कल्चर की बेस पे कि जी ये इस्लामिक कंट्री है, यहाँ इस तरह की प्रोडक्ट्स बेचनी है, ये नॉन इस्लामिक कंट्री है, इस तरह की प्रोडक्ट्स बेचनी है। मतलब मैकडोनल्ड्स वाले इस चीज़ को समझते हैं कि वो पाकिस्तान में जो है वो हमें एक ख़ास किस्म का बर्गर नहीं खिलाएंगे। चलो वो तो ख़ास किस्म का बर्गर है, इंडिया में बीफ नहीं खिलाएंगे, मर जाएंगे, जला देंगे उन्हें। हर जगह की अपनी रिलीजियस ससेप्टिबिलिटीज़ हैं हर जगह का, तो उस कल्चर को समझेंगे और उसके हिसाब से तो वो पूरी दुनिया को देख के वो सेगमेंट कर रहे होंगे। कहेंगे ये इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, यहाँ इस तरह की चीज़ चलेगी, नॉन इस्लामिक है इस तरह से, ये वेजिटेरियन है यहाँ पे इस तरह की चीज़ चलेगी, ये नॉन वेजिटेरियन है यहाँ इस तरह की चीज़ चलेगी। अगर वो सेगमेंट नहीं करेंगे तो वो एक ही चीज़ पूरी दुनिया को नहीं दे सकते। तो बिजनेसेस सेगमेंट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल, क्वालिटी, परफॉर्मेंस, फंक्शन वाइज, कस्टमर के हिसाब से, सोशल स्टेटस के हिसाब से, एज के हिसाब से, लाइफस्टाइल के हिसाब से अलग अलग तरह की कैटेगरीज हो सकती हैं जिसमें वो आपको वो करते हैं। फॉर एग्जांपल एक घड़ियों वाली शॉप है और वहाँ पे एक बंदा आता है और कहता है यार वो वाली घड़ी, वो जैसी नाम लेता है कहता है सर 1 मिनट आप कहाँ खड़े में आए ज़रा, वो साथ ले जाके अंदर एक प्रीमियम से कमरे में आके वहाँ पे 15 घड़ियाँ रखी हुई होंगी। क्या कहते जी आप 1 करोड़ की घड़ी की बात कर रहे हैं, बाहर तो वो जाहिर है आपको पता है वो लोग लिबर्टी के आए हुए हैं, उनको तो हमने ये वो करना है, आप तो फिर गेम ही और है ना, ये 1 करोड़ की घड़ी। अब अगर वो अपनी दुकान में सारी एक जैसी घड़ियाँ रखेगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि मार्केट में कुछ लोग गरीब हैं, कुछ दरमियाने अमीर हैं, कुछ बहुत अमीर हैं और कुछ अन्य अमीर हैं। आपने सबको उनका मसाला देना है। तो सेगमेंटेशन से आप ज़्यादा फ़ायदे में आ जाते हैं। एक चीज़ जो किताब ने नहीं बताई लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, सेगमेंटेशन के फ़ायदे क्या होंगे, और मैं बताने से ज़्यादा पूछना चाहता हूँ सेगमेंटेशन के फ़ायदे क्या होंगे। प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर सकेंगे, मार्केट बड़ी हो जाएगी। अब आप सिर्फ बच्चों को नहीं, बड़ों को भी, और वो भाई जे डॉट पुराने ज़माने में जे होता था, जुनैद जमशेद, मर्दों के बहुत ही सोफिस्टिकेटेड कुर्ते बनाते थे, डिसेंट कुर्ते। मतलब मैंने कभी डिसेंट कुर्ता शलवार लेना होता तो मैं वहाँ जाता था, बट उन्हें समझ आया कि ये तो मर्द तो बार्गेन बहुत करता है और ऊपर से उसको चीज़ भी सस्ती चाहिए और क्वालिटी भी बड़ी बेहतर चाहिए, और थोड़ा सा उसके बजट से आउट हो रही होगी, कहेगा कोई नहीं अगले साल ख़रीद लूँगा। मतलब उसके लिए इतना ही सिंपल है, वो अपना पिछला कुर्ता 1 साल और चला लेगा, उसको क्या फ़र्क पड़ता है कि उसने कौन सी शादी पे कितनी दफ़ा किसके सामने पहना हुआ है। तो उन्होंने कहा ये तो गलत लोग हैं, ख़वातीन, ठीक है, बहुत ज़्यादा बार्गेन नहीं करेंगी, और बार्गेन करेंगी भी तो आप प्राइस इतनी ऊपर सेट कर दो कि वो बेचारी बार्गेन करके कहाँ तक लेके आएँ। उनको आप टारगेट कर सकते हो। उन्होंने बार बार ड्रेस खरीदने हैं और उनकी ड्रेसेस की रेंज अलग हो सकती है, कुर्ते में कितनी को वैरायटी डाल देंगे। तो वो लेडीज़ के कपड़ों में एंटर हुए और उनके प्रॉफिट्स बहुत बढ़ गए। फिर उन्हें समझ आया कि बच्चों के कपड़े भी तो बड़े ज़बरदस्त हैं। वालदैन अपने लिए बार्गेन करेंगे, बच्चे के ड्रेस पे बार्गेन नहीं करेंगे। तो वो बच्चों के कपड़े बनाने भी सस्ते हैं, वो इतनी छोटी छोटी सी निकरें, इतनी छोटी छोटी सी टी शर्टें, मर्द की औरत के कपड़े इतने ज़्यादा लंबे चौड़े से, और ख़र्चा बच्चे के कपड़े 10 बन जाएंगे एक बड़े के कपड़ों में, कॉस्ट उतनी लगनी है, और पैसे लोगों ने अपने कपड़ों से ज़्यादा देने हैं कि बच्चे का कपड़ा है, बच्चे को तो जो है उस तरह से अच्छी चीज़ पहनानी है। तो जब ये उन्होंने स्ट्रेटिफिकेशन की, सेगमेंटेशन की, तो उनके प्रॉफिट्स बढ़ गए और उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई, उनकी मार्केट सिर्फ वो कुर्ता ख़रीदने वाले मर्द नहीं रहे, सब हो गए। फिर एक टाइम ऐसा आया कि अब अगर जुनैद जमशेद पे जाएं, जे डॉट पे, तो मर्दों के कुर्ते कहीं साइड पे शर्मिंदा से किसी किनारे पे खड़े हुए होते हैं, और वहाँ जाओ तो ऑरेंज, पर्पल, पिंक और ऐसे खट्टे रंगों के कुर्ते होते हैं कि बंदा कहता है भाई ये मतलब ये मर्दों के कपड़े तो नहीं है, लेकिन बहरहाल वो बेच रहे हैं। उनको पता है कि इस वक्त वो सोफिस्टिकेटेड कुर्ता शलवार पहनने वाले कम है और शादियों पे कुर्ता शलवार पहनने वाले ज़्यादा है, और वो खिलंडर रंग होने चाहिए और वो बिकते भी जल्दी हैं। सोफिस्टिकेटेड कुर्ता एक बंदा ले लेगा, 10 साल तक चलाता रहेगा। जैसे कोई मेरी बेगम के हाथों ना कोई मेरी को पुरानी तस्वीर लग जाए तो अचानक से उसको देख के कहती है ये वाला अभी तक चल रहा है आपका कुर्ता शलवार, ये तो ये वो वाला है। मेरा ख्याल था शादी से इमीडिएट पहले आपने लिया होगा, उसे पता नहीं होता कि मैं शादी से भी कुछ 6 साल पहले से, उस वक्त भी मैंने शायद किसी दोस्त से मांगा होगा और मैं चला रहा हूँ। तो वो अगेन सेगमेंटेशन करने से फ़ायदा होता है, मार्केट पॉपुलेशन बढ़ जाती है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है, और कस्टमर्स रिटेन रहते हैं। बच्चा है तो भी आपके कपड़े खरीद रहा है, बड़ा हुआ तो बड़ों वाले कपड़े खरीदने शुरू करती है। बच्चा था तो आपके स्कूल में पढ़ता था, बड़ा हुआ तो आपके कॉलेज में पढ़ा, उससे बड़ा हुआ तो आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ा, उससे बड़ा हुआ तो आप ही के इदारे में नौकरी के लिए चला गया।
बीकन हाउस वगैरह, ये इस तरह के सेटअप, पंजाब ग्रुप, वो नीचे से ऊपर तक हर पॉपुलेशन को सर्व कर रहे हैं। और इवन मतलब एक स्टूडेंट गरीब था तो भी आपकी कंपनी का मोबाइल लिया, थोड़ा सा अमीर हुआ आपकी कंपनी का मोबाइल लिया, बहुत अमीर हुआ तो आपकी कंपनी का महंगा वाला मोबाइल ले लिया। आप सारे गरीब मोबाइल बनाएंगे तो प्रॉफिट अच्छा नहीं आएगा। तो सेगमेंटेशन से कस्टमर की नीड्स बेटर मैच हो जाती है, हाँ, ब्रांड लॉयल्टी बढ़ जाती है, प्रॉफिट्स एनहांस हो जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ ग्रोथ की मिल जाती हैं, मोर कस्टमर रिटेन कर लेते हैं, मार्केटिंग कम्युनिकेशन आपकी इजी हो जाती है, टारगेट करना मार्केट सेगमेंट। अब आप अपने ऐड को डिफाइन करके रेलेवेंट मार्केट को टारगेट भी कर सकते हैं। फेसबुक पे जहाँ आप कहें इस एज से इस एज तक, इस जेंडर के, इस एरिया के, इस इंटरेस्ट रखने वालों को मेरा ऐड देखना चाहिए, उनको ऐड देखेगा जिनको आप टारगेट कर रहे हैं। सेगमेंटेशन समझ आई? कभी कभी सेगमेंटेशन से भी आपको स्ट्रेटेजिक स्पेस समझ आ जाती है। आपने देखा पूरी इंडस्ट्री में क्या सेल्स हैं, आपने कहा जी यंग एंड सिंगल्स जो है ये लोग हैं, इनको इतनी सेल हो रही है, यंग एंड मैरिड इतने हैं, मैरिड यंग चिल्ड्रन इतने हैं, मैरिड ओल्डर चिल्ड्रन इतने हैं, मैरिड चिल्ड्रन लेफ्ट होम कोई सेल नहीं है, रिटायर्ड इतनी सेल है, सिंगल रिटायर्ड एंड ओल्डर इनको कोई सेल नहीं है। इसका मतलब है कि ये दो तरह की कैटेगरीज पे कोई काम नहीं कर रहा, सारे उन डायमेंशन में लड़ रहे हैं। आप इस डायमेंशन में काम करना शुरू कर दें। कई दफ़ा क्या होता है, आप कंपटीशन में नहीं जाते, आप अपनी दुकान खोल लेते हैं। आप कहते हैं यहाँ गैप है। वही बात है कि सब ऑनलाइन बेच रहे हैं, फिजिकल बेच रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ठीक है जी हम लाइव क्लास देंगे, टीचर बैठा हुआ डायरेक्टली आपको क्लास दे रहा होगा। वो गैप आइडेंटिफाई होता है, आपको वहाँ से कुछ ना कुछ जनरेट हो जाता है। डन। लें जी, हमारी एक, हाँ मैं ये देखना चाह रहा था कि हमारे पास आखिरी स्लाइड के लिए मार्जिन है या नहीं है। आखिरी स्लाइड को एक दफ़ा देख लेते हैं। एक स्लाइड जो हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन वो मैं चाहता हूँ कि वो आप देखें, उससे गेम बेहतर समझ आती है। पोर्टर ने 3 जेनेरिक स्ट्रेटजीज़ बताई हैं कंपटीशन में जाने के लिए। वो कहते हैं मैस मार्केट में आपने कम्पीट करना है तो आप कॉस्ट लीडरशिप की तरफ जाएं या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की तरफ जाएं, और किसी खास सेगमेंट पे काम करना है तो आप फोकस की तरफ जाएं, नीश की तरफ जाएं, खास सेगमेंट ऑफ द मार्केट की तरफ जाएं। मैस मार्केट में कम्पीट करना है कॉस्ट लीडरशिप। सर्फ बनाने वाली कंपनी पूरे पाकिस्तान को सर्फ बेचती है। अगर 5 कंपनियां और पांचों कंपनियां 100 रुपये में सर्फ बेच रही हैं पूरे पाकिस्तान को और सर्फ मिलता जुलता है, तो इनमें से किसी एक ने अचानक से कंपटीशन बहुत ऊपर ले जाना है या मार्केट शेयर छीनना है तो क्या करना होगा? प्राइस 20 रुपये पर वो प्राइस गिरा दे, लोग धड़ाधड़ उसकी तरफ आ जाएंगे। कॉस्ट लीडरशिप, अगर आप अपनी कॉस्ट कंट्रोल कर लें और आप अपनी प्राइस रेगुलेट कर सकें, देन यू हैव अ यूनिक अपॉर्चुनिटी कि आप मैस मार्केट में अचानक से प्राइस गिराएंगे और लोग फिर पूछते रह जाएंगे कि वो क्या, किसने कहा था पेप्सी में 5 रुपये कम कर दो, किसने कहा पेप्सी 65 की कर दो। मतलब वो ऐड चले, वो 5 रुपये के डिफरेंस से उन्होंने मार्केट का इतना बड़ा शेयर कैप्चर कर लिया क्योंकि मैस मार्केट थी। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी कॉस्ट कंट्रोल कर सकती है और फिर अपनी प्राइस को एडजस्ट कर सकती है, वो फिर कॉस्ट लीडरशिप की तरफ आ जाती है, वो कम पैसों में मार्केट को कैप्चर कर लेती है। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका होता है नहीं, आप कहते हैं नहीं मैंने प्राइस चेंज नहीं करनी, मैं अपनी प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट कर दूंगा। सब के सब मिल्क पैक 50 रुपये का बेच रहे होंगे, आप कहेंगे जी हमारा मिल्क पाउच है ये 60 रुपये का है जी, इसमें क्या फ़र्क है जी। दूसरे वाले को खोलते हैं, ऐसे कैंची चलाते हैं, वो आधा गिर जाता है, कुछ और है, इसको हल्का सा टीयर ऑफ करो, पकड़ के पी लें, एक गिलास के तौर पे भी काम होगा। डिज़ाइन चेंज किया, 1 रुपया एक्स्ट्रा लगा, 10 रुपये कीमत बढ़ा दी, लेकिन यूज़र्स को यूटिलिटी मिल गई। सब सर्फ बेच रहे थे, आपने जनाब ऐड चला के दिखाया ये देखिए जितना सा लिक्विड ऐसे आके एक कतरा टपकाओ और 100 कपड़े धो लो, मतलब व्हाट्सएवर। तो एक डिफरेंशिएटेड चीज़ दे दी लोगों ने कि ये तो सब एसी बेच रहे हैं, आप इन्वर्टर ले आए, सब क्लासें बेच रहे हैं, आप दी साहब की क्लास ठीक है। यानी डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट दें, ऐसी चीज़ दें जो यूनिक हो। सब के सब एक ख़ास डायमेंशन में काम कर रहे हैं। अब ये पेप्सी ये बहुत ज़्यादा काम करती है। पैकिंग साइज़ चेंज कर दिए, नॉर्मल सेट के 2.25 लीटर का अचानक से आइडिया दे दिया, लोग उस तरफ जाना शुरू हो गए। छोटी पैकिंग, अब 6 के लिए 1.5 लीटर का एक वो होता है, ये 1.25 लीटर की अचानक से नई वैरायटी कि वो डिफरेंशिएटेड चीज़ है। अब वो ऐड दिखाएंगे कि 6 दोस्त हैं, अगर 7वां बैठा हुआ है तो बोतल कैसे पियेंगे, तो वो हुआ कि नहीं जी 1.25 लीटर वाली अगर लेके आएंगे तो 7 दोस्तों को भी हो जाएगा। अब कहाँ उस तरह से 7 दोस्तों ने इकट्ठे होना है, लेकिन बहरहाल उन्होंने अपनी प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड। सबके सब दूध बेच रहे हैं, लेकिन बोन स्ट्रॉन्ग करने वाला जो दूध है ना वो सिर्फ नेस्वीटा बेचता है, और बोन स्ट्रॉन्ग तो मैं स्ट्रॉन्ग, तो वो
अब उस वाले दूध में दूसरे दूध से कैल्शियम शायद मुश्किल से 1% ज़्यादा है, लेकिन डिफ्रेंशिएट कर दिया कि हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग करनी है तो बस छोड़ दो। वो बढ़ते हुए वो क्या कहते हैं, बच्चों की नशोनुमा और जहनी तवानाई के लिए वो नेस्ले का बुनियाद और वो इस तरह से करेंगे, अब वो जनाब वो तो डिफ्रेंशिएटेड क्या है, कई दफ़ा आप मार्केटिंग से, कई दफ़ा प्रोडक्ट की फीचर चेंज करके अपनी प्रोडक्ट को दूसरे से मुमताज़ कर देते हैं। वो एक बच्चे ने फ्रंट ऑफिस पे आके कहा कि जी ये फ़ीस ज़्यादा है, तो देखें जी वो साथ वाले कॉलेज इस तरह से कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई वो तो क्लास दे रहे हैं, हम कम्बो दे रहे हैं। कहें यही कम्बो क्या है? हमने कहा फिज़िकल भी है, ऑनलाइन भी है, इसमें किताब भी है। उसने अकीदत से हमें गले लगा दिया। उसने कहा आप क्या लोग हैं आप, मतलब अगर हम दे डिफरेंट चीज़ रहे हैं तो हमारे पास थोड़ा सा मार्जिन आ जाएगा, और ऊपर से हम डिफरेंट चीज़ दें और पैसे भी कम लें तो लोग कहेंगे शरीफ आदमी है। ठीक, तो खैर डिफरेंशिएशन में आप क्या कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट को इस लेवल पे चेंज कर देते हैं कि मुकाबला ही ख़त्म हो जाता है। लोग कहते हैं भाई वो आम गाड़ी नहीं है, वो वाली गाड़ी है जिसकी छत भी खुलती है। तो यार छत खुलती है, सन रूफ, आराम से गर्मियों में चलाती हुई धूप अंदर तक आप इंजॉय करें। जिन लोगों को सनरूफ चाहिए थी वो और लोग थे, उनके मुल्कों में ठंड होती है, कभी कभी सूरज निकलता है, हमारे पहले ही बड़ी मुश्किल से सूरज से जान छूटती है, और जनाब सनरूफ दे दी कि जी ये डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है। तो लोग इसलिए नहीं लेंगे कि उन्होंने वो ओपन करनी है, वो इसलिए लेंगे कि जो गाड़ी में बैठे को यार सनरूफ है, महंगी गाड़ी होगी। तो कभी कभी स्टेटस की नीड से, कभी कभी मोनोग्राम से, कभी कभी डिज़ाइन से आप अपनी प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर देते हैं। ये मैस मार्केट की स्ट्रैटेजीज़ हैं। आप देखें तस्वीर कितनी मज़ेदार है कि ये एक यूनिक प्रोडक्ट जो बाकियों से स्टैंड आउट कर रही है। बाकी ब्लू कलर की हैं और ये येलो में है, और एक और फ़र्क भी है, ये मुस्कुरा रहे हैं। और इधर ये 1.49 में गंदी चीज़ बेच दी दुनिया को, कार्बोनेटेड, और ये $1.99 में बेचारा पानी बैठ के रो रहा है कि मेरे साथ क्या किया तुमने। कॉस्ट लीडरशिप, अपनी प्राइस ऐसे कंट्रोल की कि पानी से सस्ते हो गए। अक्सर मुल्कों में ड्रिंक पानी से सस्ती है। ये तो हमारा मुल्क है कि पानी बहुत है हमारे पास, और पानी हमारा सस्ता बहुत है क्योंकि किसी भी नलके से भर लो, बस एक दफ़ा छान लो, मिनरल वाटर तैयार। तो वो कौन सा उसके ऊपर इतने लंबे चौड़े प्लांट लगने। फिर फोकस स्ट्रेटेजी है। आप कहते हैं यार लड़ो तुम लोग आपस में, तुम आपस में लड़ो। हम एक दुकान बनाएंगे, उसमें रखेंगे 10 घड़ियाँ, घड़ी होगी 1 करोड़ की। हमारे पास पूरे महीने में 3 कस्टमर आएंगे, लेकिन आएंगे वो वाले जिनको महंगी तरीन घड़ी खरीदनी है। हम उनको घड़ी बेचेंगे, सुकून से चैन से सोएंगे। सब के सब लड़ रहे हैं जी, वो जियो ने ये ड्रामा दिया, हम भी इस तरह का ड्रामा देंगे, एयरवाई ने वो खबर चलाई, हम भी चलाएंगे, फलाना का ये है, वो है, सारा कुछ। आज आप अपना कार्टून नेटवर्क लॉन्च कर दें, आपके मेरी एक अलग दुनिया है। तो फोकस स्ट्रेटेजी, आप क्या करते हैं, आप एक खास टारगेट मार्केट को फोकस करके उसको सर्व करना शुरू कर देते हैं, तो आप उस जंग से ही बाहर निकल जाते हैं। तो 3 स्ट्रेटेजीज है मैस मार्केट में। 2, आप प्राइस कम कर दें या प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड कर दें, और छोटी मार्केट में फोकस स्ट्रेटेजी। डन। तो ये जुमले याद रखने, डिफरेंशिएशन जगह जगह वर्ड इस्तेमाल होता है, और असूलन ये कॉन्सेप्ट हमारी किताब में होना चाहिए था। इसके आसपास के सारे कॉन्सेप्ट दिए, ये नहीं दिया तो मेरा दिल दुख रहा था, मौका भी था तो मैंने इस पर डिस्कशन कर ली। अब चलते हैं हम अपने BCG मॉडल की तरफ। हमारा एक और मॉडल, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। ये कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली फेमस है, ये कंपनियों के डॉक्टर होते हैं। ये क्या करते हैं, कंपनियों पे जब मुश्किल वक्त आता है ना, कंपनी बड़ी मेहनत कर रही है और प्रॉफिट नहीं कमा पा रही, तो ये इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को बुलाते हैं, मैकेंजी कंसल्टेंट, BCG कंसल्टेंट्स। इनको बुला के कहते हैं जी आप हमारे इदारे को देखिए, हमें क्या प्रॉब्लम है। ये चेक करते हैं, रूल्स देखते हैं, सिस्टम देखते हैं, प्रोसेस देखते हैं, फिर आपसे कहते हैं आप ये वाला प्रोसेस ऑटोमेट कर दें, ये वाली अपनी मैनेजमेंट बेहतर कर लें, ये इस तरह के कुछ लोग ले आएँ, इस तरह की कुछ डिवाइसेस रख लें, ये काम कर लें, आप ठीक हो जाएंगे। तो ये लोग अपनी मशहूरी के लिए क्या करते हैं कि ये अपने कुछ मॉडल्स भी बना के दुनिया को जनरल पर्पस भी देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ख़ास फाउंडेशन है और वो कुछ खास किस्म की सर्विसेज दे रही है, मोटिवेशनल सर्विसेज, तो शायद उसका चार्ज करेगी, लेकिन उसके कुछ फ्री मॉडल होंगे जो नेट पे फ्री की वीडियोस पड़ी होंगी, जिससे वो जो फाउंडेशन है वो मशहूर होगी। तो BCG का ये मॉडल है जो इन्होंने डेवलप किया कंपनियों को ये बताने के लिए कि आप अपनी प्रोडक्ट्स को या अपने SBUs को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। SBU, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। अपने SBUs को कैसे मैनेज करेंगे, यानी कि एक कंपनी की कई दफ़ा प्रोडक्ट्स होती हैं और कई दफ़ा कंपनी पूरे डिपार्टमेंट के बारे में कंफ्यूज होती है। एक ही कॉलेज का एक कैंपस डिफरेंट स्ट्रेटजी से चल रहा होता है, दूसरा कैंपस डिफरेंट स्ट्रेटजी से चल रहा होता है।
प्राइस भी डिफरेंट होती है, टीचर भी कई दफ़ा डिफरेंट होते हैं, अप्रोच भी डिफरेंट होती है और स्टूडेंट्स भी डिफरेंट तरह के होते हैं। तो ऐसे में वो एक कैंपस को एक एसबीयू कह सकते हैं और दूसरे कैंपस को दूसरा एसबीयू। एसबीयू इज स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट आपके वो इंडिविजुअल यूनिट्स हैं इदारे के जिनकी स्ट्रेटेजी फ़र्क है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक कॉलेज में हैं तो हमारे लिए सीए और एसीसी अलग अलग एसबीयू हो सकता है, हमारे लिए पीआरसी, कैफ और सीफैप अलग अलग एसबीयू हो सकता है। हमारी स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट है, मतलब सीफैप की मार्केटिंग डिफरेंट है, पीआरसी की मार्केटिंग ये होगी कि सीए होता क्या है, कैफ की मार्केटिंग ये होगी ये देखो हमारे पास 10 अच्छे टीचर हैं आ जाओ, सीफैप की मार्केटिंग होगी कि भाई हम आपको बिठा के अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, तसल्ली से चाय भी पिलाएंगे, हिम्मत तो करो, आओ पढ़ो तो सही, कोशिश तो करो। वो बेचारा बिल्कुल मरा पड़ा हुआ होता है, ज़िंदगी में उसके लिए कोई वो आगे बढ़ने की वो ख्वाहिश ही नहीं रही होती है। आप लोग तो फिर कहते हैं हमने बड़े होना है, हमने बहुत सारे काम करने हैं, वो सारे काम करके बैठे होते हैं। अब वो बस ज़िंदगी से थोड़ा सा मायूस बैठे हुए होते हैं, तो उनके लिए हमें और काम करना पड़ेगा। उनको हम मार्केटिंग नहीं करेंगे, हम उनको अच्छी किताबें देंगे। कैफ के बच्चे को अच्छी किताब देंगे, वो पढ़ने के बाद कहेगा सर इसकी समरी मिल सकती है, और अगर ये लेक्चर में आप खुद ही करा दें तो कितना अच्छा है। और उस लेक्चर का कोई क्रैश कोर्स रिकॉर्ड करके अगर ट्यूब पर चला के अगर हमें कोई 15 मिनट में उसका वो दे दें, रिवीजन दे दें तो कितना अच्छा होगा। तो हर एसबीयू अलग अलग उसमें। तो होता क्या है कि आप अपने एसबीयू को 2 वेरिएबल्स की बेस पे डिवाइड कर लेते हैं, मार्केट शेयर, मार्केट ग्रोथ। कुछ आपके एसबीयूज ऐसे होते हैं जिसमें मार्केट शेयर आपके पास हाई होता है, कुछ ऐसे एसबीयूज होते हैं जिसमें मार्केट शेयर लो होता है। मार्केट शेयर का मतलब है कि मार्केट में जो टोटल मार्केट का साइज़ है आपके पास उसमें से कितना हिस्सा है। फिर मार्केट ग्रोथ, वो वाली मार्केट कितनी बढ़ रही है। भाई मैं फर्नीचर की मार्केट में चला जाऊं और मेरे पास 40% शेयर हो, पूरे लाहौर में फर्नीचर बेचने वालों का 40% मेरे पास है, लेकिन फर्नीचर की मार्केट ग्रो नहीं कर रही, हर अगले साल 1-2% इजाफा होता है। तो इसमें मार्केट का शेयर हाई है मेरे पास, लेकिन मार्केट में मार्केट का शेयर हाई है लेकिन मार्केट की ग्रोथ लो है। तो इसका मतलब है मेरा वो जो एसबीयू है फर्नीचर वो कैश का हुआ है। तो आप अपने जितने भी एसबीयूज हैं उनको इन 4 खानों में प्लेस कर देते हैं। नेट पर कभी सर्च कीजिएगा बीसीजी मैट्रिक्स ऑफ एप्पल, बीसीजी मैट्रिक्स ऑफ सैमसंग, बीसीजी मैट्रिक्स ऑफ फलाना कंपनी। तो मुख्तलिफ लोगों ने एनालिसिस बनाए हुए होते हैं कि एक ही कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट्स, अलग अलग डिवीजन इन 4 में से किसी एक जगह पर डाले हुए होते हैं। तो होता ये है कि आपने अपने सारे एसबीयूज को पहले एनालाइज करना होता है और फिर उनको इनमें से किसी जगह पे डिवाइड करना है। एसबीयू आपकी प्रोडक्ट भी हो सकती है, सर्विस भी हो सकती है, डिवीजन भी हो सकता है, डिपार्टमेंट भी हो सकता है, आपका कोई लोकेशन हो सकता है, आपका कोई ख़ास तरह का ऑफिस भी हो सकता है। एसबीयू इज़ एनी सिंगल वो वाला यूनिट जिसके लिए आप सेपरेट बिजनेस स्ट्रेटजीज बनाते हो। तो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट आपका वो यूनिट जिसकी स्ट्रेटजीज दूसरे फ़र्क है। अगर मेरी कैफ और पीआरसी की सेम स्ट्रेटजीज है तो मैं दोनों को मिला के एसबीयू कह सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ सीए फाइनल से पहले वाला सीए और सीए फाइनल के बाद वाला सीए, 2 एसबीयू। लेकिन अगर कैफ और पीआरसी की गेम अलग है तो हम उसको अलग अलग तरीके से ट्रीट करेंगे। अब हम जनरली हम कहते हैं ग्रुप ए के पेपर और ग्रुप बी के पेपर। जैसे रिवीजन क्लास में मैं पहले दिन में कहता कि रिवीजन क्लास ग्रुप बी के पेपर्स की है, मेरा ग्रुप ए का पेपर आई कैप में चला गया, तो ग्रुप बी पहले ही बेचारा मरहूम, बिल्कुल ही उसमें थोड़े से लोग, और ऊपर से उनको रिवीजन क्लास, वो अपनी पिछली क्लासें भी पूरी उनकी ख़त्म नहीं हुई और रिवीजन क्लास, तो वो इसलिए हमें था कि ग्रुप बी है तो ग्रुप बी एक अलग एसबीयू है और ग्रुप ए अलग है। ग्रुप ए में कुछ और स्ट्रेटेजीज़ हैं, ग्रुप बी की और स्ट्रेटेजीज़ हैं। ग्रुप बी को मैच्योर टीचर चाहिए, वो टीचर चाहिए जो बहुत ज़्यादा वो ना करता हो, बहुत ज़्यादा शोगल मोगल ना करता हो, क्लास में पढ़ाने पे ज़रा ज़्यादा फोकस रखता हो। और ग्रुप ए को चाहिए ऐसा टीचर जो खुदा ना खास्ता पढ़ाने के बारे में मत बात करे, क्लास में मैक्सिमम शुगल मेला चलता रहे और निकलते हुए कहते बच्चों ये एक सफ़ा याद कर लेना। बच्चे कहें हाँ ज़बरदस्त, ये अच्छा टीचर है सर, ये सफ़ा याद कर लेंगे, बहुत अच्छी आज की आपकी 3 जुगतें तो बहुत अच्छी लगी, 2 थोड़ी हल्की थी, कल उनको इम्प्रूव कर लीजिएगा। अलग अलग एसपीयू है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग किसी और बिजनेस सेगमेंट में उतना है नहीं, एजुकेशन सेक्टर में अगर हैं तो आप देखते हैं कि कॉलेजेस क्या कर रहे हैं, चीज़ें किस तरह से चल रही हैं, तो आपको ये चीज़ समझाना आसान है। तो कुछ आपके स्टार्स होंगे, कुछ कैश कॉज होंगे, कुछ क्वेश्चन मार्क होंगे, कुछ डॉग्स होंगे। डॉग्स बेचारा दोनों तरफ से फारेग है, मार्केट शेयर भी नहीं है आपके पास और ये मार्केट भी मरी हुई है। ये मार्केट शेयर तो अच्छा है आपके पास लेकिन मार्केट रुकी हुई है, मार्केट शेयर भी ऊपर है और ग्रोथ भी इस मार्केट में बहुत है। मार्केट बढ़ रही है लेकिन आपका भी मार्केट में ज़्यादा शेयर नहीं है। इनमें से मैच्योरिटी फेज किसको कह सकते हैं? ऑल्दो ये दोनों थ्योरीज कनेक्टेड नहीं है लेकिन जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, कैश को मैच्योरिटी है। डिक्लाइन किसको कह सकते हैं?
डॉग्स को। अब इंट्रोडक्शन और ग्रोथ, ग्रोथ स्टार, तेजी से मार्केट ग्रो कर रही है और शेयर भी बढ़ता जा रहा है, और इंट्रोडक्शन जिसमें अभी शेयर भी छोटा है और मार्केट ग्रो करती नजर आ रही है लेकिन आपका शेयर छोटा है। अब करें क्या? ये क्वेश्चन मार्क, इसको एक दूसरा नाम होता है प्रॉब्लम चाइल्ड। अगर पेपर में कहीं आ जाए तो परेशान नहीं होना, प्रॉब्लम चाइल्ड या क्वेश्चन मार्क। अब करें क्या? डॉग्स के साथ क्या करें? ये ना मार्केट बढ़ रही है और आपके पास मार्केट का शेयर भी ज़्यादा नहीं है, इस पर पैसा लगा रहे हैं, ज़ाया हो रहा है, क्या करें? बंद कर दें। हो सकता है बंद करने के बजाय अगर 6 महीने चलाएं तो कुछ ना कुछ जाते जाते बस आखिरी बहाने दे जाए। तो डॉग्स पे या तो आप कहते हैं इमीडिएटली निकल जाओ यहाँ से, या थोड़ा सा टाइम देख के, यानी आप इस पर मजीद पैसा नहीं लगाते, बस आप इसको थोड़ा सा रेड़ते हैं, थोड़ा सा और टाइम गुजार के कुछ ना कुछ और जो बेनिफिट जनरेट हो सकते हैं वो हो, और फिर उसके बाद ख़त्म कर दें। कैश काउ के साथ क्या करें? कितनी मार्केटिंग करें? इसको स्टार बना दें। इसके ऊपर मैं जो भी काम करूंगा, इसकी मार्केट रुकी हुई है। मार्केट समझ रहे हैं? मार्केट से मुराद है कि वो जो ओवरऑल मार्केट है, हो सकता है पेपर में एक न्यूमेरिकल्स आ जाए, वो कहेंगे जी टेक्सटाइल की मार्केट जो है पिछली दफ़ा 700 मिलियन की मार्केट थी, इस दफ़ा 750 मिलियन की है, तो आपको नज़र आया उसमें इतना ग्रोथ है। और फलाना आईटी की मार्केट पिछले साल 200 मिलियन की थी और अब 1000 मिलियन की है, तो आप कहेंगे वो उधर बहुत मार्केट ग्रोथ है। तो कैश काउ मैच्योर हुई हुई है, पैसे भी अच्छे दे रही है, लेकिन ये कभी भी डॉग बन सकती है जब शेयर आपका कम हो जाए। तो शेयर बरकरार रहना चाहिए। शेयर बरकरार रहने के लिए खर्चा करें, इसमें कुछ ना कुछ हल्की फुल्की डिफरेंशिएशन देने की कोशिश करें, थोड़ा सा इसको इस लेवल पे रखें, हल्का फुल्का अल्ट्रेशन करके इसको बहरहाल ज़िंदा रखें। ये आपको अच्छे पैसे कमा के दे रही है, इसको डॉग मत बनने दें। इसको स्टार बनाने की कोशिश भी शायद इतनी आसान नहीं है, अनलेस कि आप इतना डिफरेंशिएट कर दें कि ये एक नई मार्केट बन जाए। स्टार्स के साथ क्या करें? मेंटेन तो इसे रखें ना, जो यहाँ रुका हुआ है। ये इसलिए मेंटेन कि ये एक अच्छे शेयर पे आप बैठे हुए हैं और मार्केट नहीं ग्रो कर रही है, हम कहते हैं यहीं खड़े रहो। जिसकी मार्केट अभी ग्रो कर रही है और जिसमें आपका शेयर भी अच्छा है और मार्केट तेज़ी से बढ़ रही है, इसमें तो आग लगा दें, इसमें तो आप पैसा फेंके जाएं। ये तो आपके सितारे हैं, इस पे लगाते जाएं, क्योंकि आपने मार्केट अगर बढ़ रही है, आपके पास आज मार्केट का शेयर बढ़ा है, मार्केट बढ़ गई और आप नीचे रह गए, तो ये तो बेचारा क्वेश्चन मार्क पे चला जाएगा, या इस तरह से। तो इसके ऊपर इन्वेस्ट करें, धड़ाधड़ इन्वेस्ट करें, प्रमोशनल स्ट्रेटजीज इसको अच्छी तरह से वो करें, कोशिश करें कि ये कैश काउ की तरफ ना जाए, ये आगे की तरफ बढ़ता रहे। बात समझ रहे हैं? बस यही सारा अब इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि स्टार हाई ग्रोथ बिजनेसेस और प्रोडक्ट्स हैं जो रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग है, इस कंपटीशन में भी स्ट्रॉन्ग है और मार्केट भी ग्रो कर रही है। तो स्ट्रेटजी क्या है? इन पे हैवी इन्वेस्टमेंट करें ताकि उनकी ग्रोथ सस्टेन रहे, उनको धड़ाधड़ उस पर पैसा लगाएं ताकि वो आगे से आगे बढ़ता रहे और मार्केट में सबको खा जाए आहिस्ता आहिस्ता। इवेंचुअली एक टाइम आएगा जब ग्रोथ स्लो होगी और वो कैश काउ बन जाएंगे। अगर मार्केट शेयर मेंटेन रहा तो आप कोशिश करें कि ये ऐसी बात ना हो, आप इस मार्केट शेयर को बढ़ाएं, लेकिन मिनिमम चीज़ ये है कि वो कैश काउ तक आए, उससे नीचे ना जाए। कैश काउ के साथ क्या करें? मैनेज करें फॉर कंटिन्यूड प्रॉफिट्स। लो ग्रोथ बिजनेस है लेकिन आपका मार्केट शेयर हाई है, मैच्योर सक्सेसफुल बिजनेस है, इसमें आपको ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस इतना लगाएं कि ये अपनी जगह पे बरकरार रहे और डॉग की तरफ ना जाए। अब पेपर में सिचुएशन कैन बी के न्यूमेरिकल दिया और आपसे कहा कि ये बताओ ये 4 प्रोडक्ट्स हैं, ये कौन से खाने में फिट होती हैं बीसीजी के हिसाब से और क्यों? सवाल का जवाब कैसे होगा? नाम लिखेंगे उस एलिमेंट का इन 4 में से, और फिर क्यों में सवाल के अंदर से, याद है हमने कहा था सवाल कैसे सॉल्व करना है, सवाल के बीच में उसने जो 2-3 हिंट दिए हैं कि जिसकी मार्केट ग्रोथ है 3%, इसका फलाना इस तरह से है, आप वो उठा के लिख दें। फिर वो पूछेंगे इनके साथ क्या करें, स्ट्रेटेजीज दी हुई हैं। क्वेश्चन मार्क के साथ क्या करें? लो मार्केट शेयर है लेकिन हाई ग्रोथ मार्केट है, पोटेंशियल है लेकिन इस पर पैसा लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन मार्क पे बहुत ध्यान से सोचना होगा, ऐसा ना हो कि इस पर पैसा लगाते रहें और पता लगे कि नहीं इसमें मार्जिन नहीं था। क्वेश्चन मार्क है ना, कुछ भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप इस पर पैसा ना लगाएं और आपको पता लगे कि अगर पैसा लगा दिया होता तो आज हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए होते। तो इस पर बहुत हार्ड थिंकिंग करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा। इतना तो लगाते रहें कि ये आहिस्ता आहिस्ता बेहतर रहे, लेकिन इसको अच्छी तरह से एनालाइज करें, समझें, इस पर रिसर्च करने के बाद एक फ़ैसला करें। डॉग्स
लो मार्केट शेयर फलाना फलाना इस तरह से करके। तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन ये हो सकता है कि चूज बिटवीन इमीडिएट विड्रॉल फ्रॉम मार्केट और एंजॉइंग कैश फ्लो फॉर अ फ्यू मोर ईयर, फ्यू मोर मंथ, फ्यू मोर टाइम। उसको विड्रॉ करने से पहले पहले जाती बाहर लूट लें उसमें से। फॉर एग्जाम्पल अचानक से बच्चा आहिस्ता आहिस्ता प्योर फिजिकल में शिफ्ट हो जाए और ऑनलाइन तकरीबन खत्म होने वाला हो, तो बजाय इसके कि ऑनलाइन फ़ौरन से बंद कर दें, कम से कम उसको एक पोर्टल रख दें और फीस उसकी 3-4 हज़ार पे रख दें, मरने से पहले पहले कुछ ना कुछ और दे जाएगा। बीसीजी में जो स्ट्रेटजीज हैं, आप बिल्ड शेयर कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं, डाइवेस्ट। हार्वेस्ट का मतलब ये है कि आप इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी कम कर देते हैं, डाइवेस्ट का मतलब इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं, होल्ड का मतलब है आप उसमें इन्वेस्ट उतना करते रहते हैं, बिल्ड शेयर का मतलब है आप खुला पैसा लगाते हैं और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। स्ट्रेटजीज हमने उस लाइन में देख ली थी, उसको नोट कर लिया था। किताब में आपको एक अलग से भी वो मिल जाएगा। वीकनेस क्या बीसीजी मॉडल में? कमज़ोर बहुत है, नस्वीटा नहीं पीता। वीकनेस क्या है बीसीजी में? चलो किताब से पढ़ के वो करेंगे, यहाँ से पॉइंट बता रहे। आइडेंटिफाई, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये क्या है, ये कौन से सेगमेंट में। फिर मार्केट ग्रोथ कितनी को ग्रोथ कहेंगे? हो सकता है किसी सेगमेंट में 2% भी अच्छी ग्रोथ हो और किसी सेगमेंट में 20% भी बहुत हल्की ग्रोथ हो। मार्केट ग्रोथ कैसे कहेंगे? फिर मार्केट शेयर कैसे कंपेयर करेंगे? हमें डाटा कैसा मिलेगा? हम एनालाइज कैसे करेंगे? और हो सकता है कि हमारी नज़र में वो चीज़ अभी फारिग हो, लेकिन दुनिया की नज़र में वो चीज़ बड़ी ग्रो कर रही हो। तो देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा अच्छी तरह से और उसके मुताबिक डिसीजन लेना होगा कि हम क्या करें, किस तरह से करें। तो दिस कैन हैपन कि एक चीज़ आपको लगे कि क्वेश्चन मार्क इस पे पैसा ना लगाएं, जबकि वो आपको एक अच्छी चीज़ जनरेट करके दे सकती हो। दिस कैन हैपन कि एक चीज़ जो है वो रुकी हुई है, वो डॉग है और आप सोच रहे हैं बस थोड़ी सी देर, 2-3 मिनट, बस 2-3 मिनट। एक चीज़ डॉग है, मार्केट में ग्रोथ नहीं है, आपके पास शेयर भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसको ख़त्म करना बड़ा ख़तरनाक है। सीए फाइनल में अगर आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छा शेयर ना हो और वो बहुत तेज़ी से ना भी चल रहा हो, तो अगर एक कॉलेज का हम सीए फाइनल ऑफर ही नहीं कर रहे, तो साथ वाला कॉलेज कहेगा यार उस कॉलेज के पास, उनके पास तो पूरी लाइनअप ही नहीं है, वो तो शुरू से लेकर एंड तक के पेपर ही नहीं पढ़ा रहे, हम सारे पेपर पढ़ा रहे हैं। चाहे अपनी क्लास लगती ना हो, लेकिन कागज़ पे ज़रूर है कि सीए फाइनल है। तो कई दफ़ा आप एक प्रोडक्ट को बस मार्केट में ज़िंदा रहने के लिए भी ऑफ़र करते रहते हैं, वो आपको लॉस दे रही होती है, लेकिन आप उसको वहाँ पे रखते हैं क्योंकि आप कहीं ना कहीं उसके नाम से जाने जाते हैं। तो कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो आप देते रहते हैं और कमाते दूसरी प्रोडक्ट्स हैं। आप चावल बेचते रहेंगे, सस्ते में बेचते रहेंगे और कमा जाएंगे बोतलों में, रायते में, सलाद में, उसके साथ कुछ चरखे का पीस दे के कमा जाएंगे, आइसक्रीम दे देंगे, उस पर पैसे कमा लेंगे। तो आप अपनी कई दफ़ा लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स चलाते हैं। बीसीजी आपको गलत बातें बता रहा है, इसको माना तो रुल जाएंगे। तो बीसीजी के अपने कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो फाइनली हम लोगों ने चैप्टर 7, जो कि हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था, दिस इज़ ऑल अबाउट मार्केट डायनामिक्स, कंपटीशन। तो इसको अच्छी तरह से देखना है। हमारे पूरे एमएफए में सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर अगर कोई है तो ये 7वां चैप्टर है। डन। तो कल इंशाल्लाह ताला 8वें चैप्टर के साथ मुलाकात करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा जी। चैप्टर 4 से एक्सपेक्टेड है, उसके अलावा नहीं। अगर कहीं से आए तो ना, मतलब ये वो नहीं है, लॉ नहीं है जो आपने एज इट इज़ लिखना है, ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड नहीं है कि उनकी बात लिखनी है, आप टोटल अपने अल्फाज में लिख सकते हैं।